Chapter 14, Class 9th, Natural Resources. So, in this chapter, whose name is Natural Resources, यदि पहला क्वेश्चन पूछो ये नेचुरल रिसोर्स मीन्स क्या, वो रिसोर्सेज जो हमको नेचर ने प्रोवाइड किए हैं, दैट इज व्हाई इट इज नेचुरल रिसोर्सेज. So we will learn about those resources. The first one is called air, is one of the important natural resource जो हमको नेचर ने दिया. So we'll study about its composition and role in climate control, its movement, that is wind, what causes rain, and finally what is air pollution and how it is affecting us. Similarly, the another resource is water. So why it is so necessary and important, and about water pollution we will learn. And the third most important one is called soil, its forming process and its constituents we will learn in this chapter. We will also learn few biogeochemical cycles, that is water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle. ये क्या होती हैं और इनकी importance क्या है. And finally in the end we will learn about ozone layer, composition and purpose. क्यों है, क्या कारण है और इससे हमें क्या फायदे हैं. Right? So let's start with the first thing. और वो फर्स्ट थिंग दिमाग में क्या आता है आपके जब हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम अपनी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं. एंड जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं अर्थ, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, और ये आपके दिमाग में कुछ आता है, एक पिक्चर जनरेट होती है. राइट? वो पिक्चर कुछ ऐसी होती है, कैसी, एक ब्लू बॉल, या ब्लू बॉल बोले या ब्लू प्लैनेट. ऐसा प्लैनेट जो दुनिया में आज तक हमको नहीं मालूम है कोई दूसरा ऐसा प्लैनेट जो इस टाइप से ब्लू कलर का हो. दूर से दिखता है ब्लू, एकदम बहुत सुंदर. राइट? और जब हमको अर्थ की बात में ये जो पिक्चर है, इसके साथ एक और चीज हमारे दिमाग में आती है कि दिस इज द ओनली प्लैनेट इन द यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, आज तक जो हमें मालूम है कि वेयर देयर इज लाइफ. सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट लाइफ ऑन द प्लैनेट. नॉट अबाउट द लाइफ, बट व्हाई लाइफ ऑन द अर्थ, व्हाई नॉट इट इज देयर ऑन एनी अदर प्लैनेट. क्यों नहीं है उनमें, वो क्या चीज है, भगवान ने वो कौन से रिसोर्स दिए जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे है. या इनडायरेक्टली ऐसे देखें, यदि हम किसी भी लाइफ को देखें, या मोस्ट ऑफ द लाइफ, एनी लाइफ ऑन द अर्थ, दे रिक्वायर्ड फोर थिंग्स. दे रिक्वायर्ड सम हीट, गर्मी चाहिए उनको थोड़ी सी. दे रिक्वायर्ड वाटर टू ड्रिंक, दे रिक्वायर्ड एयर टू ब्रीथ, एंड दे रिक्वायर्ड फूड टू ईट. एंड द गुड पार्ट इज ऑल दीज थिंग्स, ऑल फोर थिंग्स आर अवेलेबल ऑन अर्थ. हीट हमको कहाँ से मिलती है, सन से. So we are at such a distance where we are getting sufficient energy in the form of heat so that अर्थ टेम्परेचर मेंटेन रहता है. और अर्थ में जो बाकी चीजें हैं, वाटर, एयर एंड फूड, वो हमको अर्थ से ही मिल जाता है. तो यदि अर्थ को ध्यान से देखें, सो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फोर स्पीयर, फाइव स्पीयर्स. वन इज द मेंटल, उसके ऊपर लैंड एंड सॉइल बोला, उसके ऊपर पानी है, एंड उससे ऊपर एयर है, और सबसे ऊपर अपर एटमॉस्फेयर है. तो इस चैप्टर के अंदर वी विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में हम रह नहीं सकते, अर्थ मेंटल में हम रह नहीं सकते, लिविंग फॉर्म्स. सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. ये बाकी प्लैनेट भी हो सकता है, अपर एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, उनका मेंटल भी हो सकता है, पर ये तीनों का कंपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, मीन्स दो स्फीयर वेयर बायोलॉजिकल लाइफ इज थ्राइविंग. राइट? और ये बायोस्फीयर तीनों यदि अवेलेबल हैं, तो इनको हम इसको एनलार्ज करके देखें तो दे लुक समथिंग लाइक दिस. So the biosphere is made up of three spheres. The outer is air, that is called atmosphere. The sphere in which there is air, that is why its name is atmosphere. The sphere in which water is there, we call it hydrosphere. And where land and soil is there, we call it lithosphere. और ये तीनों के तीनों जो स्पीयर हैं, as such they are non-living. That is why we call them abiotic component. किसी भी प्लैनेट में ये हो सकते हैं. और ये तीनों यदि प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर रेशो के अंदर, राइट, पर्टिकुलर परसेंटेज में, तब क्या होगा, इसमें लाइफ होगी. एंड दिस इज पार्ट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. कहने का मतलब, सी में आप देखेंगे देर आर एन नंबर ऑफ सी क्रीचर्स, मरीन लाइफ होती है उसके अंदर. राइट? बहुत सारी चीजें, कोरल्स वगैरह, कोरल लीव्स होते हैं. सिमिलरली इन द एयर वी हैव बर्ड्स इन द एयर, एंड ऑन द लैंड वी हैव एनिमल्स, ट्रीज, बहुत सारी चीजें हैं. राइट? ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड के अंदर भी जाएं, नीचे गड्ढे में जाएं, तो वी विल फाइंड डेड एनिमल्स. सो मीन्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देयर.
So means still that microorganism उनमें भी life होती है. So we have life on the land, inside the land, in sea and in air, right? But today's chapter is about not about the life on the earth. Why life is there? What is so great about these abiotic component of the earth? And these abiotic components are called natural resources provided by nature or provided by God to us. इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start. So air is our first natural resource. और जब हम एयर की बात करते हैं तो we also call it breath of life, जीवन की सांस. सांस है तो आप जिंदा हो, सांस जिस दिन बंद हो जाती है वी से यू आर डेड. ओके. और ये है कहाँ? ये हमारे एटमॉस्फेयर में. और एटमॉस्फेयर को हमने देखा था बहुत सारे स्पीएस में हमने डिवाइड किया, जैसे जैसे हमारे से ऊपर जाते जाते हैं. तो क्यों डिवाइड किया हुआ है कि हमारी जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है या एयर की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे हम सरफेस के अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाते हैं. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सपोज 8 to 10 किलोमीटर तक तो आदमी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के भी जिंदा रह सकता है यदि कोई कुछ खास काम नहीं कर रहा है. इसलिए आपने देखा होगा जो एवरेस्ट पे उसकी जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, करीब 9 किलोमीटर्स, तब एंड में क्या होता है, उनको जो भी पर्वतारोही होते हैं माउंटेनियर्स उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ जाती है क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ जॉब. यदि वहाँ चुपचाप पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं, तब उनको उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है. दैट मीन्स ऑक्सीजन इज़ वेरी लेस, एयर इज़ वेरी लेस, और इट्स वेरी थिन. हम बोलते हैं बहुत पतली हो गई हवा, उसकी डेंसिटी बहुत कम हो गई टेक्निकल वर्ड में. एंड यदि हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो क्या सबके यूनिवर्स जितने भी मतलब यूनिवर्स के अंदर या हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी प्लैनेट्स हैं क्या सबके एटमॉस्फेयर में एग्जैक्टली हमारे जैसे ही हैं? नहीं, हमारे जैसे नहीं है. यदि हम अपने एटमॉस्फेयर को देखें इसमें है क्या क्या, इसमें आप देखेंगे वी हैव 3 मेन कंपोनेंट्स. वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन एंड टू 78% है. ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं इट इज़ अराउंड 29.1 और 21% नॉर्मली हम बोलते हैं. कुछ पार्ट है 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेनिंग अदर गैसेस हैं, और कुछ परसेंटेज थर्ड हाईएस्ट इज आर्गन. बट फॉर अ ह्यूमन बीइंग या लिविंग थिंग्स के लिए ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड CO2. एंड स्पेशली ऑक्सीजन एंड CO2 का रहना बहुत जरूरी है. नाइट्रोजन हो तो कोई ज़रूरी नहीं लाइफ होगी. जैसे कि हम अपने पड़ोस के अर्थ के पड़ोस में क्या है, वीनस है और मार्स है, दो बड़े प्लैनेट्स करीब करीब सेम साइज के. तो इसमें आप देखोगे दोनों के अंदर दे हैव लॉट ऑफ नाइट्रोजन 95 से 97%, बट दे डोंट हैव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. और होगी भी तो इतनी नहीं है कि जिससे कि आदमी या कोई भी लिविंग थिंग्स या वो सेल्स जिनको ऑक्सीजन और CO2 चाहिए जिंदा रहने के लिए वो नहीं है. दैट इज वाई दे डोंट हैव लाइफ. तो अर्थ में लाइफ है. अर्थ के अंदर जो एटमॉस्फेयर में खाली ऑक्सीजन और CO2 के इनके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज कॉल्ड वाटर वेपर. H2O, पानी भी अवेलेबल होता है. किस फॉर्म में होता है? बादल के फॉर्म में. तो आप देखेंगे यहाँ बादल दिखा रहे हैं, राइट. सो वी हैव गैसेस एंड वी हैव वाटर वेपर इन अवर एटमॉस्फेयर. और पूरी अर्थ में हमारे दो तरह के सेल होते हैं. कोई भी लिविंग फॉर्म वो इन दो दो तीन सेल से बना होता है. एक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं. यही सेल जो क्या करते हैं, उनके अंदर बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो ग्लूकोज होता है अवेलेबल उसको ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से. ऑक्सीजन के साथ आने पे जब भी कोई चीज़ ऑक्सीजन से आती है वो बर्न होती है, मीन्स इट प्रोड्यूस एनर्जी. और जो रिलीज होता है फाइनली CO2 वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है. मीन्स कोई भी लिविंग थिंग क्या करती है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती है, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है और CO2 को रिलीज करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देती है. तो ये साइकिल चलता रहता है. एंड एज अ रिजल्ट जो भी ह्यूमन बीइंग है वो जिंदा रहते हैं, वो सांस लेते रहते हैं. सांस लेते हैं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में और CO2 वापस रिलीज कर देते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द साइकिल. अब ये जो ऑक्सीजन जो है कंजम्पशन और भी तरीके से होता है. बहुत बार बहुत सी चीज़ें, जैसे आजकल तो हम तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, पेट्रोल जलाने के लिए, डीजल जलाने के लिए. फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो, पेड़ जल जाते हैं अपने आप ही नेचुरली. तो जब कोई चीज़ जलती है तो दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन. दैट मीन्स वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग दिस ऑक्सीजन. और ये जब कंज्यूम होगी तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, प्लस और एक साथ में क्या चीज़ होती है, CO2. सो ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू CO2. ये हो रहा होता है. बट भगवान ने बड़ा सुंदर सिस्टम बनाया है कि एक तरफ तो ये जितने लिविंग थिंग्स हैं या जो भी हमने बनाया या जंगल में अलग के सब CO2 बनाने में लगे हुए, मीन्स कन्वर्टिंग ऑक्सीजन टू CO2. भगवान ने एक पेड़ लगा दिया.
एंड ट्रीज ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन लेते, मतलब CO2 को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में। ऐसी बहुत सारे सी के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को, मतलब डिफरेंट मिनरल्स के फॉर्म में कार्बोनेट्स बनाते हैं। जैसे वो अपने शेल बना लिए, देखो संख वगैरह, तो वो भी कार्बन को क्या यूज़ कर रहे होते हैं, जो वाटर के अंदर आया उस कार्बन को कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे मिनरल्स बना, कैल्शियम कार्बोनेट की तरह बन करके सेल्स बन जाते हैं। सो और जब सेल्स बना देते हैं दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग सम कार्बन डाइऑक्साइड, तो एज अ रिजल्ट अ बैलेंस इज क्रिएटेड इन द एटमॉस्फेयर। एयर में इन चीज़ का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। So the next important topic is the role of atmosphere in climate control. Climate सबको मालूम ही है क्या क्या होती है. Like in India, we have summer, then we have rainy season, then winter, then spring. So at least 4 climates तो मेन climates हैं. और ये climate जो है एक cyclic, मतलब एक के बाद एक आती है, इनमें एक cycle है. तो ऐसा लगता है ना कि कोई इनको कंट्रोल करता है, कोई आगे पीछे नहीं होती है ना, मोटा मोटी उसी टाइम में आती है. दैट मीन्स someone is controlling, and who is controlling, nature is controlling. तो नेचर में वो कौन चीज़ें हैं, लाइक एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द रिसोर्स. सो इज एटमॉस्फेयर इज कंट्रोलिंग द क्लाइमेट्स, और डू atmosphere have any role in controlling the climate? So let's understand those, or let's try to find out those questions का आंसर. ठीक है. यदि हम अर्थ को देखें तो उसका एटमॉस्फेयर हम क्या बोलते हैं, उसके चारों तरफ जो एयर है, जो ऐसे एक स्पीयर फॉर्म में चारों तरफ से घिरे हुए एक ब्लैंकेट फॉर्म में. एंड इस ब्लैंकेट की वजह से क्या होता है, हमको बहुत चीज़ों चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत चीज़ों का फ़ायदा होता है. क्या होता है, जैसे हमारे पास सन है, जिससे हम क्या ले रहे होते हैं, एनर्जी ले रहे हैं. सो फॉर अस सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. बहुत बढ़िया बात. क्या क्या चीज़ आ रही होती हैं, काम की चीज़ें क्या आती हैं, लाइट आ रही होती है और उससे हीट आ रही होती है. बट यदि एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन से कुछ और भी चीज़ आ रही थी. यस, एक बहुत डेंजरस चीज़ आ रही थी, उसको बोलते हैं रेडिएशंस. मीन्स ऐसी ऐसी टाइप की एनर्जी, इतनी हाई लेवल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है कि वो पेड़ों को जला देती, आदमियों में कैंसर हो जाता, जानवरों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती. बिकॉज वी हैव अ ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर. अर्थ एयर का एक हमारे पास ब्लैंकेट है, जिसको हम अपने एटमॉस्फेयर बोलते हैं. वो क्या करता है, इट वर्क्स लाइक अ मिरर. तो ये जो बाहर वाला सरफेस है वो क्या करता है, इन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर. सो ये जो सोलर, इसको बोलते हैं हम सोलर रिफ्लेक्शन, कि मीन सन से जो आने वाले जो रेस हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर दिया अर्थ ने, राइट. उस वजह से क्या हुआ, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचते ही नहीं है. एज अ रिजल्ट जो जितने पेड़ पौधे हैं, इंसान है, सब जिंदा रहते हैं, राइट. दैट इज वाई वी हैव लाइफ. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटमॉस्फेयर इज प्लेइंग. अपार्ट फ्रॉम हमको हवा चाहिए सांस लेने के लिए, एक रोल और प्ले कर रहा होता है. जब ये जो सन की लाइट है या हीट, जो रेडिएशंस, जो भी अच्छे वाले रेडिएशंस बोलो जो जाते हैं, वो नीचे जाके ना जो हमारे अर्थ में क्या वाटर है 71% या 1/3 अर्थ कवर्ड है पानी से. देन वी हैव ग्लेशियर्स, क्लाउड्स हैं, उनसे सब रिफ्लेक्ट बैक होती है. तो कोई भी चीज़ गर्म होगी तो ठंडा होने की कोशिश करेगी, तो एनर्जी बाहर जाएगी. और जब सन मान लो रात में नहीं है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उस एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, उस हीट को. नहीं तो अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी. तो इट विल ट्राई टू व्हाट इट डू, कि उसको रिफ्लेक्ट बैक वापस भेज देता है अर्थ के सरफेस पर. एंड एज अ रिजल्ट एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू मेंटेन अर्थ टेम्परेचर. नहीं तो अर्थ धीरे धीरे क्या होता है, एक टाइम के बाद अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाती है. जैसे बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, एकदम उन पे आइसी आइसी और कुछ है ही नहीं, क्योंकि देयर एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक अस, वेयर कि जहाँ पे सन से जो एनर्जी आ रही है, खराब को तो बाहर भेज दे, अच्छे को अंदर रख ले, और जो भी अंदर आ गया उसको बाहर ना जाने दे. एंड एज अ रिजल्ट हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे. अब एक यदि ये एटमॉस्फेयर हमारा नहीं होता, तो हम हमारे नियर बाय एक और हमारा एक सैटेलाइट है, उसको क्या बोलते हैं, मून. पर इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ में, मून पर नहीं होता ना, वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते. जब इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो उससे देखो, सेम दूरी पर सन जो है अर्थ से भी है और उतनी दूरी पर मून से भी है, मोटा मोटी बराबर ही दूरी पर है, राइट. दैट मीन्स सेम अमाउंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी सेम है, सेम अमाउंट ऑफ उसके पास ये सब चीज़ें आ रही होंगी. एटमॉस्फेयर होना और ना होने से कितना फर्क पड़ता है, देखो. अर्थ में तो हमारा टेम्परेचर कितना रहता है, मैक्सिमम कहीं कहीं चला जाता है, कभी कभी गर्मियों में 55-56 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. इससे ज़्यादा जाता नहीं है. वेयर एज मून में यदि आप देखोगे, टेम्परेचर रेंज बिटवीन
-190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन है। -190 मीन्स जब सूरज की रोशनी इस पे नहीं पड़ती है या जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी मून के नहीं पड़ रही होती है वहाँ होता है -190। हमारे देश में पूरे अर्थ में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे -190 डिग्री सेंटीग्रेड हो। सबसे ठंडा प्रदेश भी जो है ना वहाँ पे -60 70 -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट। वर्स्ट वर्ड्स भी ले लो, चलो -100 ही मान लो, पर यहाँ पे तो -190। और एक ही दिन में हो जा रहा है। जब मून पे एक तरफ दिन निकला फिर रात हुई दिन हुआ, तो दिन और रात में टेम्परेचर डिफरेंस देख लो। ये सब क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्ट, ये रेडिएशन डायरेक्ट पहुंच गए, इसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। और सडनली क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है चारों तरफ, तो इसने जो हीट गेन की दिन में जैसे 110, तो एटमॉस्फेयर की वजह से वो सारी बाहर चली गई रात में, इसलिए ठंडा हो गया। तो दोनों केसेस में रेडिएशन डायरेक्ट हिट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वो रात में होते नहीं है तो सारी एनर्जी लॉस हो गई। तो टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग ऑन द मून, इसलिए इस पे यदि एटमॉस्फेयर होता तब ये वेरिएशन नहीं होते। तो वी आर लकी कि वी हैव एन एटमॉस्फेयर और द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच प्रोटेक्ट्स अर्थ। ठीक। अब अर्थ में ये जो सन से जो एनर्जी आ रही है उसको जानने का एक और देखो तरीका है, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, चलो एक। एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट्स कैसे कंट्रोल होती हैं। तो हम एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, दो ग्लास लेते हैं, एक में पानी भर देते हैं और एक में सॉइल मतलब सैंड भर देते हैं, मिट्टी। इन दोनों ग्लासेस को क्या करते हैं, हम एक ओपन एरिया में रख देते हैं जिससे कि डायरेक्ट सोलर जो लाइट आ रही है वो सीधा सीधा इसमें एनर्जी इस पे आए। अब जब धूप में रखोगे तो क्या होगा, सनलाइट में रखोगे तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर भी और सैंड का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब आप क्या करो कि इनका टेम्परेचर नोट कर लो, और जब सनलाइट चली गई, जब क्या हुआ, सन चला गया एंड नाइट हो गई, दैट मीन्स वी हैव मून। मून हो गया तो ये क्या होगा, अब कोई एनर्जी नहीं आ रही है, सनलाइट नहीं आ रही है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म, हट गया। अब ये दोनों गर्म हो गए थे, अब ये क्या होंगे, धीरे धीरे ठंडा होना शुरू करेंगे। अब ये ठंडा हो रहा है, उसका आप टेम्परेचर नोट करते रहो कि हर घंटे में कितना हो रहा है। देन यू विल फाइंड अ इम्पोर्टेंट थिंग, और यू विल हैव अ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होगा आपका। क्या होगा कि बोथ रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग आर डिफरेंट। पानी की रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, किस रेट से गर्म हुआ और किस रेट से ठंडा हुआ, वो कंपेयर टू सैंड और सॉइल इज डिफरेंट। और डिफरेंट मीन्स मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पानी है वो तेजी से गर्म होगा और तेजी से ठंडा होगा, या तो ये होगा या ऑपोजिट होगा इसका। तो आपने क्या नोट किया, प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड अल्टीमेटली व्हाट यू फाइंड कि जो सैंड होती है वो तेजी से गर्म होती है और तेजी से ठंडी होती है कंपेयर टू वाटर। इसलिए आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में ना बड़ी तेजी से सैंड गर्म हो जाती है और रात बड़ी ठंडी होती है, क्योंकि सैंड उतनी ही तेजी से ठंडी हो जाती है। आपने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों से नहीं सुना होगा कि वहाँ बड़ी तेजी से ना गर्मी बढ़ती है या बड़ी तेजी से जो है रात में ठंडी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, राइट। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये आया कि हमारी अर्थ, यदि आप एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, या तो लैंड दिखेगा या वाटर दिखेगा, दो ही चीज़ दिखेगी। तो ये जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी या सन से जो हमारी एनर्जी आ रही है वो ये दो ही चीज़ ऑब्जर्व कर रही है और ये दोनों चीज़ ही रिलीज कर रही हैं, पर इनकी रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट आर डिफरेंट। जो ज़मीन है वो तेज़ी से गर्म होती है और तेज़ी से ठंडी होती है, और इस तेज़ी से गर्म होने से ठंडे होने से क्या कुछ फ़र्क होता है, क्या उससे क्लाइमेट्स पे कोई इंपॉर्टेंट असर पड़ता है, वही चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो नाउ वी विल स्टडी द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, विंड। जब हवा चलती है तभी बोलते हैं कि हवा चल रही है हिंदी में, अदरवाइज इन इंग्लिश एयर है तो मीन्स हवा है, चल नहीं रही है वो। जब हवा चलने लगती है वी कॉल इट विंड। तो हवा चलती क्यों है, खड़ी क्यों नहीं रहती चुपचाप, क्या कारण है ऐसी चलती है? इसके लिए क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हमारी डे टू लाइफ में हो भी रहे होते हैं उनको ही देखते हैं। जैसे बैलून होता है, क्या बोलते हैं, हॉट एयर बैलून। क्यों इसको हॉट एयर बोलते हैं, क्योंकि इसके यहाँ पे नीचे क्या होता है, एक बर्नर होता है। यदि आपने इस पे चढ़ना हो तो आप इस पे चढ़ जाओ और इसके अंदर बैठ जाओगे इस बकेट में, एंड द मोमेंट ये बैलून जब पूरा गर्म हवा से भर जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि ये बैलून जो है धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगेगा, एंड देन इट विल राइज एंड राइज एंड राइज, और एक पर्टिकुलर हाइट जाके ये मेंटेन कर लेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे जो बर्नर था
वो कंटिन्यूसली इसमें हॉट एयर पंप कर रहा है। एंड हॉट एयर क्या है, इससे हमको ये समझ में आता है कि यदि मैं हॉट एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है, इट विल ट्राई टू राइज, मीन्स यदि वो नीचे है गर्म करूंगा तो हमेशा ऊपर ही जाएगी, वो इधर लेफ्ट राइट नहीं जाएगी, वो ऊपर ही जाएगी। ये क्लियर है इससे, इसी वजह से तो हॉट बैलून ऊपर गया। तो हमने एक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल समझ लिया कि गर्म चीज हमेशा ऊपर जाती है। चलो एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं। ये क्या है, एक दिया आपके घरों में मंदिरों में रखा रहता है, राइट, दिवाली पे भी आप जलाते हो। और यदि आपके मंदिर में या कहीं आले में रखा हुआ है तो क्या हो रहा होता है, आप देखोगे इसके चारों तरफ की ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। वो कैसे कंफर्म करोगे, यदि आप दिए के जो आला है मंदिर में या जिस चीज़ का बना हुआ आप देखोगे, जो उसका टॉप सरफेस है उसको नीचे से देखोगे या पलट के देखोगे, वो आपको ऐसे काला काला मिलेगा या जला हुआ सा मिलेगा, नॉट ओनली काला, जला हुआ सा मिलेगा। ये तो अनबर्न कार्बन से भी काला हो सकता है, राइट, बट वो जला हुआ भी मिलेगा आप देखोगे। क्यों जल गया वो, क्योंकि नीचे से हॉट एयर आई, वो वर्टिकल जा रही है और वो जाके इसको गर्म कर रही है, जबकि ये चीज आपको साइड में नहीं मिलेगी मंदिर के। एक और चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम दिए के ऊपर, इफ आई आस्क यू पुट योर हैंड ऑन दिस साइड, या दिए के किसी भी तरफ चारों तरफ कहीं पे भी अपना हाथ रखो, और कितनी देर तक रख सकते हो, दिया बुझ जाएगा पर आपके हाथ को कुछ नहीं होगा। बट इफ आई आस्क यू कि अपना हाथ यहाँ ला के रखो, कहाँ पे, एग्जैक्टली दिए के थोड़ा ऊपर, दिए के एकदम आग में नहीं बोल रहा हूँ, उससे थोड़ा ऊपर, यदि आप यहाँ रखोगे तो आप ज़्यादा देर तक नहीं रख पाओगे, तो इमीडिएटली यू विल रिमूव योर हैंड। क्यों, क्योंकि हॉट एयर ऊपर आ रही है, और हॉट एयर जब आपको हिट करेगी धीरे धीरे आपका हाथ गर्म होगा और फिर वो असहनीय हो जाएगा, यू विल रिमूव योर हैंड, राइट। तो इससे भी क्या मालूम चलता है कि हॉट चीज़ हमेशा ऊपर जाना चाहती है। तो ये प्रिंसिपल से हमको क्लियर हुआ। अब हम अपने नेचर में देखें क्या हो रहा होता है। जब हमारा सन उगता है तो वो क्या करता है कि जो जमीन होती है उसको गर्म करता है। एंड जब गर्म होगा तो हमने ये सीखा है कि हॉट एयर क्या होती है, इसके ऊपर जो हवा होगी वो गर्म होगी, वो गर्म होगी तो क्या है, वो ऊपर जाना चाहेगी। तो इस एरिया की जो जितनी हवा गर्म हुई वो ऊपर जा रही है, दैट मीन्स उसने तो अपनी जगह खाली कर दी, अपना घर खाली कर दिया, और घर खाली कर दिया तो क्या होता है, उसमें चोर घुस जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे चोर कौन है, जो आसपास की ठंडी हवा। तो ठंडी हवा क्या करती है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई है तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो ठंडी हवा उसको चारों तरफ से भरने की कोशिश करती है। एंड एज अ रिजल्ट हॉट एयर क्योंकि ऊपर उठती रहती है दिन में तो ऊपर जाती है, और ठंडी हवा उसका, तो वी विल हैव अ साइकिल लाइक दिस, लोकलाइज साइकिल हो सकती है हमारी। यहाँ क्लियर है, ये इसलिए हो रहा होता है, ओके। प्लस आपको एक और चीज़ हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, यदि हमने वाटर और सैंड को सनलाइट में रखा तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व कि जो सैंड होती है इट गेन्स एंड लूज हीट वेरी फास्ट, मीन्स सनलाइट में बहुत तेज़ी से गर्म होती है कंपेयर टू वाटर, और जब सन चला जाता है रात हो जाती है तो उतनी ही तेज़ी से हीट लूज करती है कंपेयर टू वाटर। और हमारे यदि अर्थ को देखें, सैंड मीन्स व्हाट वी कॉल, वी कैन से लैंड। तो लैंड जो होता है, सन जब दिन में, लैंड बड़ी तेजी से गर्म होते हैं और बड़ी तेजी से ठंडे होते हैं कंपेयर टू वाटर मीन्स सी, वी कैन से, क्योंकि मैक्सिमम एरिया हमारा सी है वाटर में, रिवर्स तो बहुत कम है। तो सी जो है वो, उसका जो पानी है वो तेजी से गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे फिर ठंडा होता है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि हमारे लैंड जो होगा दिन में क्या होंगे, लैंड हमारे ज़्यादा गर्म होंगे कंपेयर टू सी, और रात में क्या होगा, सी ज़्यादा गर्म होगा कंपेयर टू लैंड, क्योंकि अभी ठंडा ही नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसको समझने के लिए एक डायग्राम से समझते हैं। मीन्स दिन के अंदर हमारे लैंड गर्म हो गए, लैंड गर्म हो गए तो हवा क्या हुई, गर्म हवा ऊपर उठी, जब गर्म हवा ऊपर उठी तो यहाँ क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और हमारे यहाँ पे सी है, अभी वो उतना गर्म नहीं है, मीन्स ठंडा है यहाँ की हवा, तो ये ठंडी हवा यहाँ पे आती है वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से, और गर्म हवा ऊपर जाती है, और गर्म हवा जब ऊपर जाती है धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, तो वो फिर वो ठंडी जगह पे यहाँ गिरती है। तो इस तरीके से वी हैव अ साइकिल, और वी से समुद्र किनारे के लोग आप देखोगे या घर से धुआं भी निकल रहा होगा तो वो टूवर्ड्स लैंड जा रहा होगा, सो वी विल हैव अ कोल्ड सी ब्रीज, ऐसे ऐसे करके हवा चलती है। ये दिन में हो रहा होता है। अब रात में क्या होगा, रात में ये होगा, उल्टा हो जाएगी साइकिल। क्यों, रात में मेरा लैंड तो बड़ी तेजी से ठंडा हो गया, पानी ठंडा नहीं हुआ, पानी अभी भी वार्म है, गर्म है हल्का सा, दैट इज कॉल्ड वार्म, गुनगुना है। गर्म होने की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर की जो हवा होगी अब वो गर्म होगी, वो गर्म होगी तो हवा क्या होगी, गर्म हवा ऊपर उठेगी। अब जब ये ऊपर उठेगी तो यहाँ क्या होगा, सी के ऊपर वैक्यूम क्रिएट, लैंड में ठंडी हवा है तो वो क्या होगी, ठंडी हवा इस वैक्यूम में आना चाहिए। एज अ रिजल्ट वी हैव एन ऑपोजिट साइकिल इन नाइट, सो कोल्ड ब्रीज लैंड से अब सी की तरफ चलेगी, तो रात में उल्टा चक्कर हो जाता है, साइकिल स्टार्ट हो जाती है।
यदि हम दिन में ना बड़े बड़े पहाड़ों में, हिमालय में आप आते हो घूमने, तो देखोगे वहाँ पे भी क्या होता है, घाटियों में जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे सनलाइट पड़ रही होती है वो तेजी से गर्म होंगे, लैंड है ये। जब ये गर्म होगी तो जमीन से गर्म होगी तो हवा ऊपर उठेगी, दोनों तरफ से उठेगी घाटी में। घाटी मीन्स क्या होता है, दोनों तरफ पहाड़, नीचे घाटी बोलते हैं उसको, वैली। तो ये गर्म हवा दोनों तरफ से ऊपर उठी, और गर्म होने के बाद जब वो ठंडी हुई तो वो सेंटर में आके नीचे गिरती है। एंड देन ये साइकिल आप देखोगे पहाड़ों में, घाटी से ऊपर की तरफ हवा दिन में चलती है, ठीक है, रात में इसका ऑपोजिट हो जाता है एग्जैक्टली। ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके। और भी कोई कारण है कि ये हवा जो है हमारा ऐसे मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर होता है, विंड चलना स्टार्ट होती है? यस, एक और कारण होता है। वो क्या कारण होता है कि हमारी अर्थ इटसेल्फ अपने ऊपर अपने एक्सेस को रोटेट करती होती है, और मून भी उसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है। एंड इन दोनों के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस होते हैं, और उन वेरिएशंस की वजह से भी हमने देखा होगा, जब समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, मीन्स ज्वार मीन्स ऊपर उठता है, भाटा मीन्स नीचे चला जाता है। तो सी लेवल अप एंड डाउन होता है। जब सी लेवल अप एंड डाउन होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर की एयर को वो धक्का मारेगा, जब वो नीचे जाएगा एयर को नीचे खींचेगा। दैट मीन्स टू टू दैट ऑल्सो वी हैव विंड की मूवमेंट होता है, राइट। और एक और भी कारण होता है। वो क्या कारण होता है कि हमारे ज़मीन बिल्कुल प्लेन तो है नहीं, उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। तो जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, पहाड़ों से टकराती है। जैसे ही हवा आ रही है पहाड़ से टकराई, छोटा पहाड़ हुआ तो क्या वो उससे टकराएगी और ऊपर चली जाएगी, राइट। इधर की हवा आएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी, फिर ऐसे से घूमने लगेगी। बट यदि बड़ा पहाड़ हुआ, जैसे हिमालय हुआ, एवरेस्ट वगैरह हुए, तब वो क्या होती है, हवा आती है उससे टकराती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इतनी ज़्यादा ग्लेशियर्स होती है, इतनी आइस होती है, उससे क्या होता है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है तो वो नीचे की तरफ आ जाती है, गर्म होती है तो ऊपर जाती है, क्योंकि ये छोटे पहाड़ हैं, इनमें तो कोई बर्फ बर्फ है नहीं, इसलिए क्या है, और वैसे भी सनलाइट में गर्म हो रहे हैं ये, तो ये ऊपर चलेगी। वेयर एज एवरेस्ट में दिन भी हो कुछ भी हो, यहाँ पे हमेशा आइस रहती है, इसलिए हवा क्या होगी, यहाँ पे नीचे चली जाती है। दैट मीन्स हमारे माउंटेन्स की वजह से भी विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, या विंड में एक मूवमेंट आता है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। और जब ये ऊपर नीचे जाएगी तो बैक में क्या करेगी, इट क्रिएट वैक्यूम, और जब वैक्यूम होगा तो पीछे क्या आवाज उसको फॉलो करेगी। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से हमारा विंड का मूवमेंट होता है। और जब हमारा विंड का मूवमेंट होता है, उससे एक चीज होती है, उसको बोलते हैं रेन। रेन क्या होती है, आपने देखा है ये क्या चीज होती है? यस, दीज आर क्लाउड्स। और इन क्लाउड से क्या होता है, जब पानी गिरने लगता है, वी कॉल इट रेन, जिसमें आप इंजॉय करते हो, छतरी लेकर घूमते हो, नहाते हो, कूदते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रेन। रेन बेसिकली जब ये क्लाउड आए कहाँ से, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, घर में बहुत बार दिया तो देखा होगा मम्मा को, जब भी वो केटली में या कुकर में या कुछ भी चीज़ को गर्म करते हैं गैस पे, यदि उसमें जो वाटर होता है तो इसमें से स्टीम निकलती है, राइट। ये स्टीम क्या है, इज वाटर वेपर। और यही स्टीम जो है हमने घर में कैसे क्रिएट की, हमने गैस जलाई, उसमें पानी डाला और स्टीम जनरेट हो गई, तो वाटर लिक्विड से वेपराइज्ड हो गया, राइट। सो ये जो वेपराइजेशन हमने खुद किया है, भगवान ने नेचर में बहुत अच्छा वेपराइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, विद द सपोर्ट ऑफ सन। हमारा लॉट ऑफ वाटर है, हमारा सी में, दुनिया में वन थर्ड तो पानी है, राइट, इन ओशियंस। तो सन क्या करता है, दिन में पानी को गर्म करता है। जब वो पानी को गर्म करता है तो पानी क्या होता है, एवोपरेट होता है, थोड़ा सा भाप में बनता है, और वो भाप ऊपर उठती है धीरे धीरे, और जब ऊपर उठती है तो वो ठंडी होने लगती है, दैट मीन्स वो कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, क्लाउड्स फॉर्म में बनते हैं। और क्योंकि ये क्लाउड हैं, और हमको ये भी मालूम था कि ये जो क्लाउड हैं क्या है, चलेंगे इस डायरेक्शन में, और जब ये अपने आते हैं, लैंड के ऊपर आते हैं, तो इन क्लाउड्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे ना डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, राइट। हवा चलती है तो डस्ट उड़ती है। तो जो डस्ट पार्टिकल है, यदि क्लाउड को देखोगे, इस क्लाउड को देखो या इस क्लाउड को देखो, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। और वाटर जो है, जो मॉइस्चर फॉर्म में है, वो क्या करेगा ना, इन पार्टिकल्स के चारों तरफ जमना, इकट्ठा होना शुरू होता है। तो वाटर मीन्स ये जो क्लाउड्स है, इनके अंदर ये डस्ट पार्टिकल हैं, और ये डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ H2O, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि वो धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू होते हैं, और जब वो धीरे धीरे इकट्ठा शुरू होते हैं, इट फॉर्म अ ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। और जब वो वाटर बॉडी इतनी मोटी हो जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि अब क्लाउड उसको अपना उसको रोक नहीं सकता है, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वी से इट इज रेनिंग। क्लियर हो? तो बेसिकली ये जो क्लाउड्स आ भी जाते हैं, और ये जो सैंड और डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, राइट, या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, वो भी डस्ट है उसके अंदर भी,
ये क्या काम करते हैं, सीड का काम करते हैं। जैसे खेत में हम सीड डालते हैं, तो ऐसे यदि ये नहीं होते तो क्या, तो वाटर मॉलिक्यूल्स चारों तरफ इकट्ठे नहीं होते, किसके चारों तरफ इकट्ठा हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके। और यही चीज़ यदि आपको देखनी है आज की डेट में, तो वी हैव सैटेलाइट्स, पहले तो नहीं होते थे, अब सैटेलाइट्स आप टॉप से देख सकते हो। सो दिस इज इंडिया, राइट। और इंडिया में ये गुजरात है, इधर वे क्या है, अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, राइट, इंडियन ओशन के पार्ट है दोनों। तो आप देखो, ये आपको डायरेक्शन दिख रही है, ओशियन से ऐसे करके क्लाउड्स आ रहे हैं, हवा ऐसे चल रही, क्लाउड्स मूव कर रहे हैं, और वो यहाँ आके घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिमालय है। हिमालय से टकरा के फिर देखो टर्न हो गए, सो नाउ ये साइक्लोन टाइप का कुछ बन रहा है। तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम सी, सनलाइट की वजह से ये एवोपरेट हुए, और एवोपरेशन होने की वजह से ये यहाँ आए। ठीक है। और जब ये एक टाइम पे पहुंच जाते हैं, जब उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, वी हैव रेन्स। एक रेन और भी होती है, कोई जरूरी नहीं होता है कि सी से ही पानी आए तभी रेन होती है। स्पेशली हिमालय वगैरह में आप देखोगे, यदि आप ट्रैकिंग करते हो, तो रोज़ 2 बजे के बाद नॉर्मली 2 PM, आफ्टर 2 PM और 3 PM यू विल फाइंड कि पहाड़ों में बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो बहुत सारे वहाँ पे सी है, बहुत सारी ग्रास है ना, बहुत सारी ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे, उनमें ही पानी होता है। तो वो क्या होता है, उनसे भी दे लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, राइट। तो वाटर से वो सारे क्लाउड्स बनना शुरू होते हैं धीरे धीरे धीरे, और जब तक दोपहर होती है वो धीरे धीरे अपवर्ड राइज करना शुरू होते हैं, गर्म है क्योंकि वो ऊपर उठते हैं, और पहाड़ के जब तक ऊपर पहुँचते हैं वो धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं, और ठंडा होते हैं या तो उसी पहाड़ पे या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाके बरस जाता है। तो दिस इज लोकलाइज्ड रेन, जो वहीं से बादल अपने बने ड्यू टू सनलाइट, और वहीं पर वो बरस गए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड इन समर सीजन स्पेशली in Himalayas. So every day after 3 PM or 2 PM you will have a rain for few hours, जब तक आपकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स परसेंटेज ऑफ वाटर और वाटर H2O और मॉइस्चर इन एयर। हायर द ह्यूमिडिटी मीन्स हायर द परसेंटेज ऑफ H2O, मीन्स बादलों में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 100% ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स बोलते हैं ना, कोलकाता वगैरह बॉम्बे में जेको सी के पास हैं, तो वहाँ पे मॉइस्चर पानी हवा में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अब एक चीज़ यदि मैं कोई पूछे कि हमारे देश में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, तो यदि हम 7 प्लेसेस की बात करें जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होती है इंडिया में, उसमें सबसे पहला नाम क्या आता है, सबसे पहला नाम आता है मेसिनराम। उससे पहले आता है चेरापूंजी, पहले हमेशा बहुत सालों से, करीब 100 साल तक चेरापूंजी नंबर 1 रहा, और कुछ साल पहले मेस्वाराम, सिनराम, सिनराम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एक छोटा सा विलेज है बेसिकली, ये चेरापूंजी से बस थोड़ा ही दूर है, दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अपार्ट फ्रॉम देयर देयर आर मैनी, लाइक गैंगटोक इज ऑल्सो देयर, महाबलेश्वरम है, अम्बोली है ना, इन सब जगह भी बारिश बहुत होती है। अब बारिश बहुत होना और या नॉर्मल होने में कितना डिफरेंस होता है, तो ये समझ लेते हैं कितनी बारिश होती है। तो जो इस विलेज के अंदर एक साल में, स्पेशली मानसून सीजन में, मानसून सीजन हमारा नॉर्मली क्या होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने, तो उस 3-4 महीने के अंदर ही वहाँ पे 11,872 मिलीमीटर रेन तक हो जाती है, एंड दिस इज हाईएस्ट। और ये वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है बाय द वे, इंडिया में तो है ही है। सो हाईएस्ट रेनफॉल होती है यहाँ पे, इतने मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। ये इसको समझ, अब रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, उसके लिए क्या ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा ऐसा पाइप होता है, इसका हार्डली 2 इंच और 3 इंच का डायमीटर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, इसको ना ले जाके, और इसके अंदर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं, ग्राउंड में ले जाके इसको एक फिक्स जगह पर लगा देते हैं, सो दैट ये एक तो गिरे नहीं, ऐसे लगाया जाता है प्रॉपरली, इसका जो क्लैंपिंग सिस्टम होता है। दूसरा, आसपास पेड़ या कोई घर नहीं होना चाहिए, सो दैट उसका इम्पैक्ट नहीं आए, तो हम करेक्ट मेजरमेंट कर पाएँ। और इसमें जितना वाटर आता है उसको हम मेज़र कर लेते हैं, तो इसकी जो हाइट, वाटर की हाइट है, उससे मालूम चल जाता है कितनी बारिश हुई। जितनी हाइट उतने मिलीमीटर या उतने इंचेस, दोनों तरह के स्केल में आते हैं। इंचेस में भी आते हैं, जैसे ये वाले इंचेस में है तो 0.3 इंचेस हो गया, उसको कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट इन mm ऑल्सो। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड यूनिट mm होती है, इसलिए 20 से इतने mm बारिश हुई, तो आपको ये मालूम चल गया। अब इस mm का मतलब होता क्या है, इस mm का मतलब होता है इतने mm रेनफॉल हुई है ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को समझने के लिए ऐसे समझो, यदि मैं मीटर में कर दूँ तो इसको मैं बोल सकता हूँ 11.872 मीटर्स ऑफ रेनफॉल ऑन 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर एरिया समझने के लिए एक ऐसे आप क्यूबॉइड ले लो,
जिसका 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये, तो 1 × 1 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और इस पर कितनी हाइट तक हो रही है? 11.8 मीटर हाइट तक पानी बरसता है एक रेनी सीजन में। या इसको और आसान तरीके से समझो कि 1 mm 1 मीटर स्क्वायर एरिया में यदि हम बोलते हैं बारिश 1 mm रेन हुई है, तो 1 mm रेन मीन्स 1 लीटर वाटर। यदि 1 लीटर वाटर को 1 मीटर बाई 1 मीटर के एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे यदि आप पानी डाल दोगे 1 लीटर, तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 1 mm। ठीक है, तो यदि इतने mm है मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पे, मीन्स इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो कितनी है? इतने 1000 मीटर्स है, करीब 12,000 मीटर मिलीमीटर, राइट, या 12 मीटर के आसपास। अब इसको समझने के लिए पर्सपेक्टिव को और आप समझ पाओगे बहुत अच्छे से कि ये एक आदमी है, ये इसी गांव में रहता है, इसकी हाइट, एवरेज हाइट देखो, इंडियन की एवरेज हाइट करीब मान के चलो 1.7 मीटर होती है, तो इसकी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, दिस इज एवरेज हाइट। यदि इसकी 1.7 मीटर हाइट है और हमारे यहाँ बारिश इस जगह, इस गांव में बारिश कितनी होती है इतनी मानसून सीजन में, तो मैं इसको यदि लगाऊं 1 मीटर स्क्वायर पे पानी गिर रहा है, तो ये इससे कितने टाइम्स है? 7 टाइम्स ज़्यादा। मीन्स ये आदमी, इतनी बारिश हो रही है कि इसकी हाइट से 7 टाइम्स इतनी हाइट तक, और वो हाइट कितनी है? करीब 12 मीटर। और इंडिया में 12 मीटर मतलब हो गया 4 मंजिला घर। 4 मंजिले घर की बराबर पानी बरसता है। मीन्स इस पूरी ज़मीन के ऊपर हर मीटर, हर के ऊपर 12 मीटर पानी भर दो, इतना पानी गिरता है इसमें। समझ रहे हो? क्लियर हो गया नहीं हुआ? समझ पाए? ओके, लेट लेट्स मूव फर्दर। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब तो हमारी एयर तो समझ ली हमने, उसमें क्लाइमेट्स भी समझ ली कैसे बन रही है। अब एयर पोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। सो व्हाट इज एयर पोल्यूशन? When level of oxides of nitrogen or sulfur increases, we say air pollution is there. नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को हम शॉर्ट फॉर्म में नॉक्स ही बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नॉक्स बोलते हैं। नॉक्स बढ़ गया, सॉक्स बढ़ गया। सॉक्स मीन्स सल्फर ऑक्साइड, सल्फर और सल्फर के ऑक्साइड्स मीन्स सल्फर को यदि बंद करोगे सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी। सल्फर के बहुत तरह के ऑक्साइड होते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉक्स एंड सॉक्स। यदि इनकी परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो वी से एयर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज्ड। अब ये बढ़ती क्यों है? आज की डेट में हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स वो फ्यूल्स जो हमको ज़मीन से मिलते हैं, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, केरोसिन हुआ, हम बहुत जलाते हैं। फैक्ट्रीज में जलाते हैं, प्लांट्स में चलाते हैं, कारों में, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। और जब ये बर्न होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन होती है और सल्फर होता है। जब नाइट्रोजन और सल्फर को क्या बना, जलाओगे तो क्या बनेंगे? नॉक्स और सॉक्स बनेंगे। और ये कहाँ जाएंगे? जलने के बाद धुआं निकलेगा, वो कहाँ जाएगा? हमारे आसमान में जाएगा। दैट मीन्स वी हैव स्टार्टेड पॉल्यूटिंग द एयर। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स हुई, नाइट्रोजन ऑक्साइड बने, सल्फर और ऑक्सीजन हुए, सल्फर ऑक्साइड हुए, दैट इज वाई वी कॉल देम नॉक्स एंड सॉक्स। प्लस जब ये बर्न हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं होते 100% नाइट्रोजन है, कुछ अनबर्न चीज़ें भी रह जाती हैं, राइट। कुछ 100% बर्न पार्टिकल्स भी जनरेट होते हैं जब किसी चीज़ को बर्न करते हो। कुछ जो ये बर्न पार्टिकल्स या अनबर्न पार्टिकल होते हैं ना, ये भी आसमान में घूमते हैं, राइट। इनको बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे कण जो हवा में उड़ रहे होते हैं जब कोई चीज़ जलाते हो। तो ये कैसे आपको दिखते हैं? कौन से कण? आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों के, ट्रक वरक के पीछे से या फैक्ट्रीज में धुआं निकलता है, तो उसमें जो काली चीज़ होती है, बेसिकली वो तो कार्बन है, बट कुछ कार्बन के अलावा भी हो सकता है, तो दीज आर अनबर्न थिंग्स। तो इनको बोलते हैं, या तो आप बोल सकते हैं कार्बन पार्टिकुलर सब्सटेंस दैट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। बहुत से हाइड्रोकार्बन मीन्स वो कार्बन, वो कंपोनेंट्स, वो कोल को जलाते हो उसमें भी कार्बन होता है, पेट्रोल में कार्बन होता है। जब उनको बर्न करते हैं तो अनबर्न चीज़ें भी ला जाती हैं, पूरी तरह बर्न भी नहीं होते हैं। सो वो जो अनबर्न चीज़ें निकली, जो स्मोक निकला, राइट, तो वो भी हमारे, उनको उसमें चीज़ें, अनबर्न चीज़ें, उनको सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो भी होती हैं। तो मीन्स हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दी, सल्फर ऑक्साइड्स बना दिए, अनबर्न पार्टिकल जो सस्पेंडेड फॉर्म में हवा में घूम रहे हैं, तो सब कुछ ऐड हो गया। अब जब ये ऐड होता है, जब गर्मी होती है मौसम में, तो क्या होता है? ये सब चीज़ें ऊपर चली जाती है, क्योंकि हर गर्म चीज़ ऊपर जाना चाहती है, और उसकी क्या होता है? वो चारों तरफ फैल जाती है। तो मीन्स उसका एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। पर जब विंटर सीजन आता है, मीन्स जब सर्दियाँ आती हैं, तो क्या होता है? यही सस्पेंडेड पार्टिकल, बेसिकली बोले आप स्मोक, और जो हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। सर्दी में क्या होता है? मॉइस्चर ज़्यादा होती है, क्योंकि ठंड हुआ तो हमारे बादल नीचे आ जाते हैं थोड़े से, राइट, फॉग हो जाता है आपका। तो फॉग एंड स्मोक, तो स्मोक और फॉग मिलके क्या बना देते हैं?
बहुत ख़राब कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ताजमहल, तो सॉरी इंडिया गेट। इंडिया गेट को आप देख रहे हो कि देखो दिख ही नहीं रहा ठीक से, इट इज़ सो डर्टी, विजिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। तो स्मोक और फॉग मिलके एक नया वर्ड बन गया, स्मॉग, SMO स्मोक, और FOG फॉग। तो फॉग और दोनों मिलके के बन गए स्मॉग। जब ये स्मॉग हो जाता है तब आपकी विजिबिलिटी खराब हो जाती है। और क्या होता है, जो लोग इसमें रह रहे होते हैं वो लिटरली एक ना धुएं के चैम्बर में रह रहे होते हैं। ये आपके लंग्स हैं, तो यू कैन इमेजिन जो बाहर है वही तो आपके अंदर जाएगा, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ योर लंग्स। और जब आप इस कंडीशन में, ये अनबर्न काला धुआं आपको दिख नहीं रहा है, ये जो जा रहा है आपके अंदर, वो जब अंदर जाएगा तो आपके इसके लिए बॉडी तो बनी नहीं है। तो क्या होगा, छोटे बच्चे होंगे या बुढ़े होंगे, उनको इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा, बड़ों को धीरे धीरे इम्पैक्ट करेगा। तो यू विल हैव एन नंबर ऑफ डिजीजेस। आपको कैंसर हो सकता है, आपको टीबी हो सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, एंड वट नॉट, राइट। सो इफ वी हैव एयर पॉल्यूशन, और वो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, और उस क्रिएशन की वजह से वी हैव दीज इश्यूज, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट natural resource called water, and we call it a wonder liquid. ये ऐसा लिक्विड है जो कि ना पहली बात तो सब जगह मिलता है, और दूसरा क्या है कि ये ऐसा लिक्विड है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। और किसी लिक्विड को आप इतना नहीं पी सकते, इसको आप कुछ कितना भी पियो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सब लोग पी सकते हैं। इसमें जिंदा भी, इसमें रह भी सकते हैं, इसके ऊपर तैर भी सकते हैं, इसके बाहर भी रह सकते हैं। बट वाई वाटर इज सो नेसेसरी और इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्यों है इतना इम्पोर्टेंट? इसी के आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने अर्थ में देखें तो देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर। वन इज बेसिकली, राइट, बेसिकली दो तरह के वाटर होते हैं, एक बोलते हैं सी वाटर, दूसरे को बोलते हैं फ्रेश वाटर। सी वाटर मतलब उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स ये वो जुड़े हुए हैं, बेसिकली सॉल्ट परसेंटेज इज वेरी हाई, तो इट इज़ वेरी सॉल्टी, तो ये आपके पीने लायक नहीं है। तो द सी वाटर एक्चुअली इट इज़ अ सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर है। इसके अंदर पेड़ पौधे भी बड़ी मुश्किल से, कुछ ही पर्टिकुलर टाइप की पेड़ पौधे होते हैं, सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो ज़मीन खराब हो जाती है, राइट। वेयर एज फ्रेश वाटर में सॉल्ट के अलावा और अदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वी कॉल इट अ ड्रिंकेबल वाटर। और इन दोनों को यदि हम अपने पूरे अर्थ पे देखें तो कहाँ कहाँ होते हैं, देखो पानी कितनी फॉर्म्स में होता है। पहले स्टार्ट करते हैं सी में, ओशियन, सो दैट इज अ सॉल्ट वाटर। उसके अंदर हमारे आइस भी होती है, ग्लेशियर्स भी होते हैं, बहुत सारे तैरते हुए आइस भी होती है, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल में। वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स में प्रेजेंट होता है एज अ वेपर फॉर्म में। फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर आता है तो उससे जो है बारिश होती है, रेन, तो रेन फॉर्म में भी वाटर अवेलेबल होता है। पेड़ पौधे जो भी लिविंग थिंग है मोस्टली दे 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 लिव ऑन वाटर ओनली। जैसे हमारी बॉडी में मैक्सिमम क्या, पानी है, राइट। सो हम पानी से बने हुए हैं, पानी नहीं है तो हमारी बॉडी एकदम सूख जाएगी, मर जाएंगे। सो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, वी हैव पर्सिपिरेशन होता है, ऑपरेशन होता रहा पेड़ पौधों से। तो ये साइकिल चलती रहती है, पानी के डिफरेंट फॉर्म्स में। पानी लेक्स फॉर्म में होता है, पॉन्ड्स फॉर्म में होता है, ग्लेशियर फॉर्म में होता है पहाड़ों के ऊपर। वहाँ से क्या रिवर्स आती हैं, रिवर्स में होता है पानी, राइट। तो हमारे पास जो सरफेस के ऊपर और बहुत सा पानी क्या होता है अंदर सॉइल में चला जाता है, वी हैव अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ही बहुत सारे रिजर्वायर्स होते हैं, उनमें भी होता है। और बहुत बार क्या होता है, पहाड़ों से अंडरग्राउंड से धीरे 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 करके वो ऐसे करके नीचे भी आ जाता है, समुद्र में भी आ जाता है, नदियों में आ जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अक्रॉस अवर अर्थ। क्लियर? ओके। सो इसमें ये क्वेश्चन आता है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर? क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा होते हैं अर्थ में रहते हैं, क्या उनको हर एक को वाटर चाहिए होता है? इस चीज़ को आप नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आप पढ़ेंगे। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि सी, इतना सारा पानी हमारे पास अवेलेबल है, पर हम कर क्या रहे हैं इस पानी से, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वाटर? एंड व्हाट इज हैपनिंग इज बेसिकली वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। एंड हाउ वाट व्हेन वी कॉल वाटर इज पॉल्यूटेड, तो वाटर जब पॉल्यूटेड हो जाता है उसको बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेड है व्हेन इट इज बिकम हार्मफुल और पॉइजनस फॉर अस, और नॉट ओनली पॉइजनस फॉर अस, पॉइजनस फॉर एनी लिविंग थिंग, राइट। आपने आजकल देखा होगा सी में सडनली एकदम मछलियां मर जाती हैं, बहुत सारी एकदम बह के आती हैं, हजारों लाखों मछलियां मर गई। पानी पीने से बहुत सारे मर गए, जहरीला पानी हो गया, राइट। कैंसर होने लगा आजकल बहुत सारे लोगों को, सिटीज और मल्टी बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, वहाँ पानी की क्वालिटी इज सो बैड। तो हो क्या रहा है उसमें? सो वी आर एडिंग, व्हाट वी आर डूइंग, जो प्योर पानी था उसमें वी आर एडिंग अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर,
और वाटर बॉडीज, पानी में या पानी की वो बॉडी जिसमें पानी रहता है, उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग फर्टिलाइजर्स। खेतों में हम बहुत सारा फर्टिलाइजर डालते हैं आजकल, फिर वो बारिश होती है, वो बह के नदियों में आ जाता है, लेक्स में आ जाता है, या अंडरग्राउंड में चला जाता है, तो अल्टीमेटली इट इज़ पॉल्यूटिंग वाटर। वी आर पेस्टिसाइड्स डालते हैं कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए, मर्क्यूरी डालते हैं, मर्क्यूरी सॉल्ट्स, बहुत तरह के हम लोग जो सॉल्ट यूज़ करते हैं या पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर में, या हम जो नहाने के लिए बहुत सारे ये शैम्पूज वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के सॉल्ट्स होते हैं। इट्स वेरी डेंजरस थिंग। देन एक और काम भी कर रहे हैं हम, तो ऐड तो कर ही कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस ऑफ वाटर बॉडीज। जो डिजायरेबल चीज़ें हैं पानी में से वो भी निकाल ले रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन निकाल ले रहे हैं, राइट। बहुत से डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं, सी में लगा दिए हैं, जहाँ से क्या है समुद्र में से पानी लेते हैं, उसमें से हम जो है सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं और प्योर मानकर कर लेते हैं, और फिर सॉल्ट को फिर पानी में डाल देते हैं। दैट मीन्स द कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्ट की, ऑक्सीजन उसमें कम होती जा रही है। अनवांटेड चीज़ें हम सी में डाल देते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन और कम हो जाती है वहाँ पे। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि डिजायरेबल अनडिजायरेबल सब्सटेंस डाल दिए, डिजायरेबल हमने उसमें से चीज़ें, हमें ऑक्सीजन उसमें से हमने निकाल ली, और एज अ रिजल्ट क्या होता है उसमें पानी का टेम्परेचर चेंज होता है। मीन्स पानी को हम यहाँ से वहाँ पंप करने लगे हैं, हम नदियों में डैम बना ले लगे हैं, तो मीन्स कभी हॉट वाटर कोल्ड वाटर मिक्स हो जाता है समुद्र में, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। सो इन टोटलिटी में यदि फिगर फॉर्म में समझें, सो देर आर एन नंबर ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो एक तरफ से समझते हैं, सो वी हैव पुट सो मेनी फैक्ट्रीज, राइट। उन फैक्ट्रीज से भी अनवांटेड मटेरियल जनरेट होता है, बहुत सारे केमिकल जनरेट होते हैं। यदि हमको प्रॉपरली वाटर ट्रीटमेंट करके नदी में ना डालेंगे, तब क्या होगा? बिना वाटर ट्रीटमेंट के सीधा नदी में आ जाएंगे, तो वी आर पॉल्यूटिंग रिवर्स। बहुत सारी लैंडफिल्स हैं आजकल, देखो दिल्ली वगैरह में जाओ या बड़ी बड़ी सिटीज़ में मेट्रो में जाओ, उसकी एंट्री में आप देखोगे ना बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, और ऐसी लैंड उसको लैंडफिल में ऐसे ही डाल देते हैं, प्रॉपरली नहीं डालते हैं, तो उससे लॉट ऑफ गैसेज जनरेट होती हैं, तो वो एयर को पॉल्यूट कर ही रही हैं, प्लस उससे लिक्विड निकलता रहता है, वो नीचे ज़मीन में जाता रहता है। सो वी आर क्रिएटिंग, ज़मीन से क्या होता है अल्टीमेटली इट इज़ कमिंग टू वाटर, वाटर बॉडीज़ में ऐड हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस हम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फैक्ट्री हो गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी है ही नहीं, और यदि है भी तो उसका अनवांटेड चीज़ें हम कहाँ डाल रहे हैं? सब अल्टीमेटली नदियों में ही आ रहा है। खेतों में हम पेस्टिसाइड, हमने बात करी ली, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जैसे पंजाब में कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगा, वहाँ कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो हमारे फूड में आ गया, वो हमारे पानी में घुस गया। वी हैव पॉल्यूटेड वाटर, वी हैव पॉल्यूटेड अवर फूड। प्लस आज की डेट में बहुत सारे जानवर्स हैं, या वो जानवर जो कि इसी पे पलते हैं, घास पे पलते हैं या खाते हैं, जो खाते हैं वो वहीं पे पॉटी कर देते हैं, राइट। सो उनका जो पू है अल्टीमेटली बारिश होगी तो कहाँ जाएगा? वो फिर उनमें जाएगा। सो ये सब पॉल्यूशन के वो कारण है। घरों में हमने अब बना दिया आजकल, हमने सेप्टिक टैंक बना दिया, उनसे वाटर वाटर सीपेज होगा तो वाटर बाजी में चले जाएगा। जो अंडरग्राउंड एक्यूफायर्स हैं, मीन्स समुद्र से ज़्यादा पानी ना हमारी ज़मीन के अंदर में है एक्चुअल में, देयर्स। और अब अनफॉर्चुनेटली वो इतना कम होता जा रहा है, क्योंकि हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, इससे पंप करके बाहर निकाल रहे हैं, पंप करके बाहर निकाल रहे हैं, तो ये खाली हो रहे हैं वैक्यूम, तो अब जो है खराब पानी जो है वो इसमें एक्यूफायर में चला रहता है। सो एज अ रिजल्ट वी हैव सो मेनी इश्यूज। बहुत बार समुद्र में भी ना लोग ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज वो क्या करती हैं, जो छोटे कंट्रीज हैं रिमोट एरिया में जाके अपना ना कूड़ा कचरा डंप कर देती हैं, या बहुत सारी चीज़ें स्लज निकलता, स्लज मीन्स ऐसा पेस्ट पेस्ट टाइप की चीज़ है। पेंट इंडस्ट्री में जाओगे या मार्बल इंडस्ट्री में जाओगे, जब मार्बल को कट करते हैं तो यू हैव, कट करने के लिए पानी यूज़ करते हैं, और जब कट करते हैं वो स्लज बन जाता है, मतलब बारीक वाइट कलर का पानी। अब उसको कहाँ फेंके, वो काम का नहीं है, तो उसको चुपचाप ले आके लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े समुद्र में डाल देते हैं, तो वी हैव स्लज। हम समुद्र के पानी को भी खराब कर रहे हैं, राइट। बड़े बड़े शिप्स, ऑयल कंटेनर्स कभी कभी लीक कर जाते हैं, तो वी हैव ऑयल स्पेस, हजारों लाखों किलोमीटर का एरिया जो है एक ऑयल की लेयर आ जाती है। जब ऑयल की लेयर आ जाती है तो नीचे क्या होता है, सनलाइट पहुंचती नहीं है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो बहुत सारे जानवर या जो अंडरग्राउंड में रहने वाले मछली वगैरह हैं वो सब मर जाती हैं, पक्षी इसमें गिर जाते हैं तो बेचारे वो मर जाते हैं। दैट मीन्स देर आर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज वट वी आर डूइंग। और दूसरा, हम ना बहुत सारे प्लेन चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, चला रहे हैं, उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो पॉल्यूशन जाता है ऊपर, और वो बस बारिश होती है तो वो उससे मिक्स होता है और वो एसिड रेन के फॉर्म में नीचे गिरता है। दैट मीन्स अगेन वी आर पॉल्यूटिंग वाटर। दीज आर द सोर्सेज। एज अ रिजल्ट they are very harmful for us and we have so many diseases. Clear? So the large source or the natural source and the most important one is called the soil. Soil means mitti.
अब सॉइल का ना प्रोफाइल समझ लेते हैं। मिट्टी को यदि आप देखें, एक क्रॉस सेक्शन उसका कट करें, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मीन्स उसको ना एक ऊपर से नीचे से कट करके एक सैंपल निकाल लो। यदि आप इसको देखोगे तो ना हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, ऊपर की बड़ी सॉफ्ट सी होती है, और ऊपर जो है ना ऑर्गेनिक लेयर होती है, जो जिंदा चीजें हैं, घास वास पेड़ पौधे सब ऊपर होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लेयर। तो उसके नीचे एक जो मिट्टी की लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड टॉप सॉइल, बड़ी सॉफ्ट होती है ना, बढ़िया सी। उसके नीचे वाली को लेयर को बोलते हैं सब सॉइल। उससे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। एंड सबसे नीचे क्या होता है, आप खोदते हुए चले जाएंगे, अल्टीमेटली फाइंड बेड रॉक्स, पत्थर मिलेंगे आप। तो धीरे धीरे देखेंगे कम पत्थर होते हैं, फिर और कम पत्थर होते हैं, और ऊपर की मिट्टी में लिटरली पत्थर होते ही नहीं है। राइट। ये मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको ऐसा ही मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ प्लेसेस पे जैसे सहारा वगैरह में चला जाओगे तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे मे भी हो सकता है कि एकदम पहाड़ पत्थर डायरेक्टली बेड रॉक मिल जाए, या कहीं पे आपको खाली सैंडी सैंड मिल जाए, राइट, तो सॉइल ना मिले। पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे दिस इज हाउ यू विल फाइंड सॉइल एवरीवेयर। अब सॉइल जो होती है ना, ये जो लेयर बनी है हमारे अर्थ में, इसको यदि हम समझें तो इसमें ना 5% जो होता है ऑर्गेनिक मैटर, जो मिट्टी होती है उसके अंदर 5% ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या हुआ, पेड़ पौधे जो उसकी टूट के फंस गए पत्ते वत्ते वो सब मिक्स है। तो करीब 5% मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। और करीब 25% उसमें जो होती है एयर होती है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल जो ठोस होती है सॉलिड होती है, थोड़ी पोरस होती है, ठीक है। तो 25% इसमें एयर होती है। और क्या होता है, 25% इसका करीब मॉइस्चर होता है। इसके अंदर मिट्टी को कभी आप थोड़ा नीचे से निकालोगे तो क्या हल्का पानी पानी मिलेगा, गीली गीली सी मिलेगी, आप इसको गोला बनाओगे तो बन जाएगा। दैट मीन्स वाटर इज प्रेजेंट। तो उसमें 25% करीब वाटर हुआ, 25% एयर हो गई, 5% ऑर्गेनिक मैटर हो गया। एंड द रिमेनिंग जो होती है 45%, उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप के मिनरल्स। मीन्स यू हैव आयरन, फास्फोरस, सल्फर, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दो थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। दैट मीन्स जो ये हमारी टॉप सॉइल और सब सॉइल ही बेसिकली ये टॉप पार्ट हुए दोनों, इनके अंदर इन सब चीज़ों से बना होता है। सो एवरेज कंपोजिशन होती है। हाँ, थोड़ा जगह टू जगह, दुबई चले जाओगे थोड़ा अलग होगा, अमेरिका में थोड़ा अलग होगा, इंडिया में थोड़ा अलग होगा, पर मोर और लेस द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, द एवरेज कंपोजिशन इज दिस ओनली। अब ये जो सॉइल बनी है, ये हजारों सालों में धीरे धीरे करके बनी है। 1 सेंटीमीटर की सॉइल, 0 से 1 सेंटीमीटर, समझ लो ना, जरा सी सॉइल जो बन रही है, एक लेयर, इतनी बड़ी लेयर बनी है। इस लेयर को बनने में, 1 सेंटीमीटर को बनने में करीब 1000 ईयर्स लगते हैं। दैट मीन्स लाखों सालों में जाके जो अब हम सॉइल देख रहे हैं, मिट्टी देख रहे हैं अपनी अर्थ के ऊपर, वो लाखों सालों में जाके बनी है। और इसको बनाने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे पेरेंट मटेरियल क्या था, जब हमारी अर्थ किस जिस भी हम जगह की बात करें वहाँ का पेरेंट मटेरियल क्या था। पेरेंट मटेरियल मीन्स वहाँ मान लो पत्थर थे या जो भी थे वो कैसे थे, ग्रेनाइट था या कोई और तरह का पत्थर था, वो क्या क्वालिटी थी। टोपोग्राफी क्या थी, मीन्स वो प्लेन ग्राउंड था कि पहाड़ का एरिया था, राइट। आप बहुत ऊंचे पहाड़, बहुत ज़्यादा ही ऊंचे पहाड़ों में चले जाएंगे, आपको वहाँ मिट्टी ना मिले, और हो सकता है नीचे वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिले, आपको सॉइल मिले। वहाँ की क्लाइमेट कैसी थी, मतलब सूखा था एरिया या बारिश बहुत होती थी, उस पर भी डिपेंड करता है। वहाँ के ऑर्गेनिज्म क्या थे, मीन्स पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े वहाँ क्या तरह के थे, कितने तरह के थे, ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसको, सॉइल को बनाने में। एंड देन द टाइम, हमने कितना टाइम दिया ओवर द ईयर्स, लाखों साल दिए, तो ये टाइम डिपेंडेंट भी है। ये सारी चीज़ें हों और हम बोले कल को ही जो हमारा जो है चीज़ें सडनली सॉइल में कन्वर्ट होता है, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसा होगा नहीं होगा। अब ये सॉइल बनती कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, कि ये बनी कैसे है एक्चुअली। ये सब चीज़ें हैं भी तो भी कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या था, अर्थ में आप ये देखेंगे किसी भी प्लांट में देखेंगे क्या होता है, बेड रॉक्स, पत्थर ही पत्थर थे, राइट, बड़े बड़े पत्थर थे, पूरी एकदम सॉलिड थी। फिर क्या हुआ, सॉलिड रॉक के ऊपर रोज सन आता ही था, तो सनलाइट पड़ती थी, पत्थर क्या होते थे, गर्म होते थे, गर्म होते थे, रात में ठंडे होते थे, ठंडे गर्म होने से क्या होते थे, पत्थर क्रैक होते थे। ऊपर से क्या होता था, बारिश होती थी, राइट, समुद्र तो पहले भी थे, राइट। तो जब बारिश होती थी, लाइट पड़ी रही है, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो जो क्रैक हुए थे सनलाइट की वजह से, ठंडा गर्म होने की वजह से, उसमें क्या हुआ, ये पानी घुसता था। जब ये पानी इसमें घुसता था तो आप देखोगे जब पानी को फ्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एक पानी की बोतल, प्लास्टिक की बोतल लो बिस्लरी की, उसमें पानी भरो फुल, और बोतल को टाइट करके फ्रीजर, डीप फ्रीजर में रख दो। देन यू विल फाइंड कि बोतल फट गई। क्यों फट गई, क्योंकि सॉलिड होने पर वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसी सेम चीज़ यहाँ होती थी। जब ये पानी सीपेज करके इन क्रैक्स में घुसता था,
रात में जब ये ठंडा हो जाता था फ्रीज हो जाता था, फ्रीज होने से एक्सपेंड होता था, पत्थर और टूटते थे। दैट मीन्स पत्थरों के टूटने की क्रिया या प्रोसेस स्टार्ट हो गई। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से, डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से और पानी की वजह से। प्लस पानी की वजह से एक चीज़ होती है, ज़्यादा देर बारिश आई तो क्या होगा, पत्थर जो है टूटे हुए पत्थरों को अपने साथ ले जाती है, और फिर नदी में पत्थर एक दूसरे टकराते हैं, क्या होते हैं, और एक दूसरे टकरा टकरा के और छोटे होते हैं, तो बालू मिलता है आपको नदी में, राइट। तो बड़े बड़े पत्थर को तोड़ तोड़ के नदी करती है, छोटे कर देती है। फिर एक और भी चीज़ होती है, जब टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो क्या होता है, हवा भी चलने लगती है। जब हवा तेज चलती है, आंधी तूफान चलती है, तो क्या होता है, हवा चलने से इरोजन होता है। तो आपने देखा होगा ना, हवा की वजह से क्या होता है, पत्थर जो है साइड से कटते रहते हैं, धीरे धीरे शेप चेंज होती रहती है ओवर द ईयर्स। जैसे आपने पिरामिड्स वगैरह में देखा हो, उनकी अब जो सरफेस है वो काफ़ी रफ हो गया, क्योंकि वो इरोजन हो गया, राइट। वो अपने साथ ना, जब हवा चलेगी डस्ट लेगी और डस्ट टकराएगी पत्थरों से, तो फर्दर लॉसेस होते हैं, तो भी इस पत्थर को, बड़े पत्थरों को और छोटा छोटा करते जा रहे हैं। देन ये जो पानी होता है, कुछ पत्थरों की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि जब पानी में घुल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। एग्जाम्पल के लिए, आपने बहुत सारी वर्ल्ड की ना बड़ी बड़ी गुफाएं देखी होंगी, वो क्या होती है, चूने पत्थर से बनी होती है, लाइम स्टोन। लाइम क्या होता है, जो चूना आप घर में पुताई करते हो वो वाला चूना, राइट। तो लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो जब पानी में मिलता है तो घुल जाता है। वो घुलने से क्या होता है कि बड़ी बड़ी केव्स बन जाती हैं। दैट मीन्स पानी की वजह से भी जो बड़े बड़े पत्थर थे, जो ऐसे केमिकल से बने हुए थे, जो चूना पत्थर से बने हुए थे, वो टूटने लगे। अब इन टूटने से क्या हुआ कि हमारी शेप हजारों सालों में, लाखों सालों में कुछ कुछ ऐसी हो गई। मीन्स ऊपर के पत्थर टूट टूट के छोटे होने लगे और छोटे हो गए, राइट। फिर जब ये पत्थर टूटने लगे और पानी है, हवा है, सब कुछ है, तो इसमें हमारी जो है लाइफ जनरेट हुई। लाइफ क्या हुआ, बहुत सारे से घास पेड़ पौधे होने लगे। अब जब ये पेड़ पौधे इसमें होने लगे, तो पेड़ की जड़ें भी जब जाती हैं तो वो क्या करती हैं, किसी घर में आपने देखा होगा ना, यदि जड़ आ जाती है तो पूरा घर ही उड़ जाता है। दैट मीन्स दे आल्सो हैव अ पावर टू ब्रेक दिस स्टोन्स, राइट। और दूसरा क्या होता है, जब ये होते हैं तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया करते हैं, वो भी बहुत सारे इन पत्थरों के केमिकल्स को खाना शुरू करते हैं, और वो भी इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे केमिकली इनको और फर्दर डिग्रेड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल लेते हैं। सो वी विल हैव एडिशनल डिले, डिके, पत्थर और डिके होने लगे, डिके मीन्स और उनका चूड़ा बनने लगा, राइट। एंड एक टाइम ऐसा आया लाखों सालों में, जब आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे इसकी जो ऊपर की लेयर है और बड़ी होगी, वो एग्जैक्टली ऐसी होगी जिसमें ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा बढ़िया फाइन हो गई, उसमें बहुत ही कम पत्थर हैं, नीचे की लेयर में थोड़े और कम हैं, और उससे नीचे थोड़े और ज़्यादा हैं। तो इनको यदि डिवाइड करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली वी अचीव्ड इट, राइट। और उन सब चीज़ों में ये डिपेंडिंग ऑन किस जगह पे है, कितना समय लगा, क्या क्लाइमेट है, क्या टोपोग्राफी है, या बेसिक पेरेंट मटेरियल क्या था, कहाँ पे चूना पत्थर थे या कहाँ पे ग्रेनाइट वगैरह था, अकॉर्डिंगली ये वहाँ की सॉइल या वहाँ की मिट्टी बनना शुरू हुई, उसका जन्म हुआ। इस मिट्टी को जो होती है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजन ए, जो टॉप पार्ट होता है, उसके बीच वाले को बोलते हैं हॉरिजन बी, जहाँ आधी मिट्टी पत्थर है बीच का, और जो नीचे वाला जो सॉलिड रॉक्स, बेड रॉक्स होते हैं, उसको हॉरिजन सी बोलते हैं। तो यू कैन हैव वन हॉरिजन, देन यू कैन हैव समवेयर एवर टू हॉरिजन, एंड उसके अबव इज प्योर मिट्टी एंड हार्डली कुछ पत्थर। सो दिस इज द वे द सॉइल हैज फॉर्म्ड। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो मरते भी हैं, डिके भी होते हैं, खुद भी डिके होते हैं, और इससे क्या फ़ायदा होता है, और डिके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, हमस बोलते हैं। जब ये चीज़ें पेड़ पौधे अंदर गए या इसके अंदर दब गए, राइट, मिट्टी के नीचे दबा जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो फर्दर डिके होते हैं या उनकी कंपोजिशन चेंज होती है प्रेशर से। दूसरा, जब वो डिके हो जाते हैं तो वो जगह क्या हो जाती है, खाली रह जाती है, तो अर्थ बिकम मोर पोरस। जब पोरस होगी तो पानी और अंदर घुसेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, सो दिस इज द वे अर्थ की हमारी सॉइल बन रही है। तो द मोर पोरस पेड़ पौधे जितने होंगे उतनी ज़्यादा पोरस होगी, मतलब उतनी सॉलिड नहीं होगी ज़मीन। जब उतनी नहीं होगी तो उससे क्या होगा, पानी भी अंदर जाएगा, हवा भी अंदर जाएगी, हवा में कोई भी पत्थर चीज़ है वो डिग्रेड होना शुरू होती है। डिग्रेड होती है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है हजारों सालों से, और डे नाइट 24 घंटे चलती है। क्लियर? सो दिस इज हाउ द सॉइल हैज फॉर्म्ड। नाउ the another important part of this chapter is called biogeochemical cycles. बायोजियोकेमिकल साइकिल समझने के लिए बायोस्फीयर को हम समझ लें। और बायोस्फीयर हमने क्या बोला था, उसमें दो चीजें थी, एक जिंदा रहने वाली, दैट इज बायोटिक फैक्टर्स। दूसरी जो जिंदा नहीं है, अबायोटिक फैक्टर्स, जो हमने भगवान ने हमें दिए हैं। क्या दिए हैं? एयर दिया है, सॉइल दिया है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, मिनरल्स है, सो मेनी थिंग्स।
दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स दे कंस्टिट्यूट बायोस्फीयर। इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। दैट मीन्स एक दूसरे को मास ट्रांसफर भी होता है और एज अ रिजल्ट एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। सो एनर्जी हमने पढ़ा था ना, energy can be converted into mass and mass can be converted into energy, this law of conservation of energy, right? So mass और एनर्जी का इन दोनों के बीच के अंदर ट्रांसफर होता रहता है, राइट? जैसे क्या हम बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और एक दिन बढ़ जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, तो फिर हम अबायोटिक हो गए, फिर सॉइल बन गए। तो हमारे अंदर क्या था, पानी भी था, सांस भी ली, हवा भी थी और सॉलिड चीज भी थी, और वो सब क्या चीज़ होंगे, अल्टीमेटली अगेन दे बिकम अबायोटिक। दैट मीन जीवन चक्र हर चीज़ का, जो भी लिविंग थिंग है वो अबायोटिक से बायोटिक होता रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड द साइकिल्स। अब ये साइकिल चलाने के लिए कि ये निरंतर चलता रहे कि आदमी जिंदा हो, पेड़ पौधे हों, कोई भी हो, सब बड़ा हो, फिर उसके डेथ हो, फिर वो अबायोटिक हो जाए, फिर मिट्टी मिल जाए, फिर ऐसे चलता रहे, इसके लिए उस कुछ साइकिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि ये आराम से ही प्रोसेस चलती रहे। नहीं तो ये ऐसा होगा, वो डिस्टर्ब हो गई तो पता लगा आदमी पैदा ही नहीं हो रहे, पेड़ पौधे बड़े ही नहीं हो रहे, बहुत सारे जानवर मर भी गए, राइट? सो वी हैव सो मच अनबैलेंस नाउअडेज। तो वो कौन सी साइकिल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड देयर आर 4 इंपॉर्टेंट साइकिल्स। यदि अर्थ को हम देखें तो उसके अंदर हमारी पहली साइकिल होती है कार्बन साइकिल, दूसरी होती है नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो वी हैव अ वाटर साइकिल, एंड क्लाइमेट तो इसके ओवरऑल है जो कि इसको कंट्रोल कर ही रही है सारी साइकिल्स को। क्लाइमेट के अंदर नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल सब आ जाता है, तो वी हैव, एंड प्लस इस अर्थ के चारों तरफ क्या है, वी हैव एन एटमॉस्फेयर जिसके अंदर क्या है, एक ऑक्सीजन। सो एक ऑक्सीजन साइकिल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस ऑक्सीजन साइकिल को बचाने के लिए देर इज वन लेयर जो हमको प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द सन, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर, O3। सो ये एक ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर के अंदर, इस ब्लैंकेट के अंदर देर आर 4 साइकिल्स विच आर रनिंग एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर द बायोटिक फैक्टर्स टू लिव और सर्वाइव, right? And the cycles are called, again I will repeat, the carbon cycle, nitrogen cycle, water cycle and oxygen cycle, and we will read these one by one. So the first one is called the water cycle. अब वाटर साइकिल को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से, हम जब कि क्लाइमेट समझ चुके हैं तो वाटर साइकिल बहुत इजी रहेगा। वाटर साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास समुद्र है, समुद्र में वाटर एवापोरेट होता है, ऊपर जाता है, फिर वो प्रेसिपिटेट होकर बारिश के फॉर्म में नीचे गिरता है, और ऊपर से जब नीचे गिरता है सो अपने साथ क्या करता है, वो वापस नदियों के थ्रू होता हुआ समुद्र में आ जाता है। सो दिस होल प्रोसेस in which water evaporates and falls on the land as a rain and later flow back into the sea via rivers is known water cycle। ये से कंप्लीट एक साइकिल होगी पूरी, जहाँ से स्टार्ट हुई, समुद्र से स्टार्ट हुई, आकाश में गई, बारिश हुई, पहाड़ों पे गिरी, ग्राउंड्स में गिरी, और वहाँ से घूम के पानी फिर वापस समुद्र में आ गया। तो ये साइकिल हजारों लाखों साल से ऐसे चलती है। तो दिस इज द वाटर साइकिल। पर ये जो साइकिल हो रही होती है, इसमें जो पानी जो उड़ के जहाँ पे गिरता है, तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट सीधा सीधा 100% ही समुद्र में आ जाता है, नहीं। कुछ पानी क्या होता है, ऑल ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक्स, पूरा पूरा यहाँ नहीं आता है। तो होता क्या उसका, उसका होता है सम ऑफ इट सीप्स इनटू द सॉइल, कुछ तो जमीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर में, रिजर्वायर में, फ्रेश वाटर रिजर्वायर बन जाते हैं। कुछ पानी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उस अंडरग्राउंड वाटर्स को जो है पंप के थ्रू बाहर निकालते हैं और खेती करते हैं, राइट? ट्यूबवेल के थ्रू या कुछ नेचुरल सोर्सेज से स्प्रिंग फॉर्म में गिरता रहता है। तो वो रहता क्या है, जमीन के ऊपर ही रहता है, वो समझ में नहीं आया। प्लस कुछ क्या होता है कि जो इंसान हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, वो उसको पी जाते हैं, दे ड्रिंक इट, सो अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए। दैट मीन्स 100% जो पानी एवोपरेट हुआ, जो बारिश के फॉर्म में गिरा पहाड़ों पर, तो कुछ आइस फॉर्म में वहीं जम जाता है। तो जो रिमेनिंग रह गया, वो रिमेनिंग पानी पहाड़ों से, इन सब से घूमता घामता अल्टीमेटली समुद्र में आता है। और जब वो आता है तो खाली पानी नहीं आता है, वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेके हुए आता है, क्योंकि हर चीज़ से टकराता टकराता आ रहा होता है। तो जब वो मिनरल्स सी में आते हैं, तो जो सी के अंदर जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, फिश रह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उनको ये मिनरल सफिशिएंट या न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, so that they can survive, otherwise they will also die। So this water cycle is important not only for us, for the creatures of the sea, उनके लिए बहुत important। So the another important cycle is called nitrogen cycle, where we have nitrogen।
So how nitrogen is consumed and how nitrogen generated, that we will learn in this cycle. So नाइट्रोजन हमको मालूम ही है, इट इज 78% इन द एटमॉस्फेयर. जब ये 78% एटमॉस्फेयर में है तो नेचुरली हमारी बॉडी में या जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी में होगी. तो नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए आरएनए बोलते हैं उनके अंदर, या सम विटामिन फॉर्म में उनके साथ मिलके नाइट्रोजन हमारी बॉडी में या कोई भी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होती है. सो नाइट्रोजन हमको तो अभी तक यही मालूम था कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में होती है 78% है, पर ये हमारी बॉडी में पहुंची कैसे, इसको समझ लें. राइट, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ नाइट्रोजन. क्लियर. अब ये नाइट्रोजन को यदि हम देखें, जिसको लिखते हैं N2, इसके जो दो एटम से बना होता है, दो नाइट्रोजन के एटम एक तीन बॉन्डिंग के साथ जुड़े होते हैं. एंड द बॉन्डिंग इज सो गुड, इतना दूर नहीं होती है, दोनों बहुत पास पास होते हैं, एकदम चुपके हुए रहते हैं हमेशा एज अ कंबाइंड फैमिली. एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है N2 से. द बॉन्डिंग इज सो स्ट्रॉन्ग लाइक अ कंबाइंड फैमिली कि उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है. दे एंजॉय इन देमसेल्फ. राइट, कंबाइंड फैमिली में देखा होगा आपने, है ना, बिल्कुल वैसा ही है. तो उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी अदर गैसेज भी है. ऑक्सीजन भी है 21% अप्रोक्सीमेटली. वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, वी हैव आर्गन एंड अदर्स, सो मैनी पॉल्यूटेंट्स नाउअडेज वी आर जनरेटिंग. पर नाइट्रोजन उनसे रिएक्ट नहीं करती है. दैट मीन्स इट इज इनर्ट. तो वी से इट इज इनर्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर गैसेस. तो दैट इज व्हाई नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस. उसको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं करती है वो. राइट, इट्स वेरी अनहार्मफुल गैस. अब इस अनहार्मफुल गैस को, और जिसको कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो वो हमारे प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए डीएनए विटामिन में कैसे पहुंच गई और हमारी बॉडी में कैसे आ गई, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द यूनिवर्स, मतलब इन आवर एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि बारिश होती है. तो जब भी बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है, बेसिकली वाटर. जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, बूंदें गिर होती हैं, तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के. तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी की बूंदों में क्या होता है, फंस जाते हैं. तो इसके पानी चारों तरफ नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर आ गया. तो वी कैन से वाटर प्लस नाइट्रोजन दे फॉर्म वाटर विद नाइट्रोजन गैस. ये मॉलिक्यूल्स ऐसे ड्रॉपलेट्स बन गए. एक चीज ये होती है. दूसरा, जब बारिश हो रही होती है ना, तो बड़ी तेजी से लाइटनिंग होती है. लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, बिजली के अंदर जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है. राइट, इतनी ज़्यादा पावर होती है कि इस जो बॉन्ड है, जो नाइट्रोजन की बॉन्ड है, उसको वो तोड़ देती है. एज अ रिजल्ट तोड़ती है तो साथ साथ, क्योंकि जब एनर्जी है तो क्या करती है, नाइट्रोजन को जला देती है. ऑक्सीजन प्रेजेंट है साइड में, एटमॉस्फेयर में है ही. तो नाइट्रोजन जो है बेसिकली बन के NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देते हैं. राइट, ऑक्साइड्स बन के नाइट्रोजन जल गई, उसके डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन के ऑक्साइड. और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि बारिश हो ही रही है, पानी के साथ ये रिएक्ट करती है. ये दोनों जब रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, दे फॉर्म नाइट्रिक और नाइट्रोस एसिड. इसलिए हम बोलते हैं बहुत बार कि पहली बारिश में ज़्यादा नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी के साथ ये जो बिजली चमकती है प्लस हमारे बहुत सारे पोल्यूटेंट उड़ के ऊपर गए हों, वो सब पानी से रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म एसिडिक सब्सटेंस कॉल्ड नाइट्रिक या नाइट्रोस एसिड. तो पहली जो बारिश होती है वो थोड़ी सी एसिडिक रेन बोलते हैं उसको. राइट, तो एक ये चीज़ होती है. तीसरा एक और चीज़ होती है कि जब ये लाइटनिंग चमकती है तो हर चीज़ पूरी नाइट्रोजन जला नहीं पाती. कुछ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जो हैं टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए. और जैसे ही वो अलग होते हैं तो पानी गिर ही रहा होता है, तो क्या होता है, पानी के साथ वो नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन होती है, वो जाके चिपक जाती है, हाइड्रोजन चारों तरफ चिपक जाते हैं, दे फॉर्म अमोनिया, NH3 NH4. राइट, ये बना देते हैं. सो वी हैव अनदर थिंग. तो जब बारिश हो रही है तो तीन चीज़ बनी. एक, पानी में नाइट्रोजन ड्रॉपलेट में फंस गई. दूसरा, बिजली की वजह से नाइट्रोजन जली, जलने से ऑक्साइड बने, वो ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट हुए, उन्होंने नाइट्रिक एंड नाइट्रोसाइड्स बनाया. प्लस जो अनबर्न नाइट्रोजन जली नहीं पर अलग अलग हो गए, वो नाइट्रोजन भी पानी से रिएक्ट होकर उसने अमोनिया एक बना लिया. एक तरह का केमिकल है. तो वी हैव व्हाट वी कैन से, वी हैव दीज थ्री थिंग्स. अब बारिश हो रही है तो क्या हो रहा है, ये पानी जो ऊपर तो रहेगा नहीं, ये पानी ऊपर से क्या होगा, नीचे गिरेगा, सो इट विल फॉल. और ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, जमीन में अंदर घुस जाती हैं, क्योंकि सब लिक्विड फॉर्म में. सब अंदर आने के बाद क्या होता है, जमीन के अंदर जब अमोनिया ये और ये सब चीज़ें आती हैं तो ये नाइट्रिक एसिड ये सब एक दूसरे से क्या होता है, रिएक्ट करते हैं. तो अमोनिया क्या बनाता है, अमोनियम नाइट्रेट अलग तरह का एक केमिकल बना देता है. ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे ये क्या होता है. और क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स बना देता है.
और क्या बनाता है, न्यूक्लियोइड्स बना देता है। तो मीन्स बेसिकली क्या है कि ये तीनों चीज़ें अंदर आने के बाद एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं और चीज़ें बन रही होती हैं। प्लस ज़मीन के अंदर हमने क्या जाना था, सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग तरह के। वो बैक्टीरिया भी क्या करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस है, प्योर नाइट्रोजन गैस, वो उसको प्लस ये जो एसिड्स बने हैं जो प्योर नाइट्रोजन गई, उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं। इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो ज़मीन में होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। बेसिकली वो जो अमीनो एसिड न्यूक्लिक एसिड बनाया उसके नीचे इनको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्राइट्स में। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें से जो नाइट्रोजन निकाल के वो जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जड़ों में घुसा देते हैं। तो ऐसे उसमें गांठें बन जाती हैं मोटी मोटी, राइट। तो ये बैक्टीरिया है जैसे रिजोबिया बैक्टीरिया, जो ऐसी नूडल्स बना देता है, गांठें मतलब नूडल्स। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में ऐसी गांठें होती हैं। दैट मीन्स अब उनकी गांठों के थ्रू क्या हुआ, उनकी जड़ों में आ गया, और जड़ों से क्या हुआ, उनकी बॉडी में आ गया नाइट्रोजन। तो इस तरीके के प्लांट, और ये जो प्रोसेस होती है, जो बैक्टीरिया इसमें नाइट्रोजन फिक्स करा, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन क्या की इन बैक्टीरिया ने, और ये केमिकल रिएक्शन हुए, नाइट्रेट्स बने, उनसे नाइट्रोजन ली, कुछ बैक्टीरिया ने पेड़ों की जड़ों में हुए, और इस तरीके से पेड़ों में नाइट्रोजन आ गई। अब इस टाइप के पेड़ जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, उनको बोलते हैं डिकॉट प्लांट्स या लेग्यूमी प्लांट्स। जैसे समझने के लिए पल्सेस होती है ना, दालें, ये वही प्लांट होते हैं। और इन सब प्लांट्स को क्या होते हैं, हम खाते हैं। कौन खाता है, हम भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। दैट मीन्स जो नाइट्रोजन हवा में थी वो बारिश की वजह से ज़मीन में आई। ज़मीन में उनमें केमिकल रिएक्शन हुए, प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, बैक्टीरिया ने उसको कन्वर्ट किया, नाइट्रोजन बनाया, अलग अलग तरह के केमिकल बनाए। उसमें से नाइट्रोजन बहुत सारे पेड़ पौधों में नोडल्स फॉर्म में आ गई, और वो नोडल्स फॉर्म के थ्रू पेड़ों में आए, और उन पेड़ पौधों को, पल्सेस को, दालों को हमने खाया। एज अ रिजल्ट वो हमारी बॉडी में भी आ गई। सो दिस इज हाउ नाइट्रोजन हैज कम टू अवर बॉडी। तब यदि ये कंजम्पशन हो गया तो यहाँ तो धीरे धीरे नाइट्रोजन कम होती जानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों में आती जा रही है, आती जा रही है। पर ये मेंटेन कैसे रहती है 78%। तो हमने एक पार्ट तो पढ़ लिया, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन मीन्स। अब दूसरा पार्ट हमको समझना होगा। दूसरे पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन आ गई, उनको जिन्होंने खाया, एनिमल्स हो गए, छोटे हो या बड़े हो, और जो इंसान हो गए, इन सब के अंदर क्या हुआ, नाइट्रोजन आ गई। सो वी हैव कंज्यूम, तो हमारी बॉडी में तो ये तो क्लियर हो गया। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये क्या हैं, दे आर ऑल लिविंग थिंग्स। दैट मीन्स देर विल बी अ टाइम व्हेन ऑल विल डाई। कोई पहले डेथ हो जाती है, किसी की बाद में डेथ होती है, बट ऑल विल डाई। और जब ये सब चीज़ मरती हैं तो अल्टीमेटली कहाँ क्या होता है, इनकी बॉडी का क्या होता है, दो जगह जाती है। या तो कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, या कुछ ज़मीन में चली जाती हैं, दबा दी जाती हैं। जैसे बहुत से इंसानों को जो है बर्न कर दिया जाता है, तो उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और मैक्सिमम चीज़ों को दबा दिया जाता है, सो दैट नाइट्रोजन विल गो टू ग्राउंड। जलने वाली चीज़ें ऊपर में। बहुत बार जंगलों में भी आग लग जाती है। जंगलों में जब ऑटोमेटिकली आग लग जाती है तो क्या होता है, इनमें जो नाइट्रोजन है प्लांट्स के अंदर, वो कहाँ जाएगी, वो भी एटमॉस्फेयर में जाएगी। इसके अलावा और भी कोई नाइट्रोजन जारी होती है आज की डेट में एटमॉस्फेयर में। यस, वी हैव सो मेनी व्हीकल्स। हमने पढ़ा था ना, नॉक्स। तो जब इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर में इंजन के अंदर जब कंप्रेस्ड एयर जाती है, उसके साथ नाइट्रोजन जाती है, और जो बाहर निकलता है वो क्या होता है, नॉक्स, दैट मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड्स भी जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आजकल हमने लगा दी। दैट मीन्स दे आल्सो प्रोड्यूस लॉट ऑफ नाइट्रोजन। और ये सारी नाइट्रोजन कहाँ जारी होती है, एज अ पॉल्यूटेंट, नॉक्स फॉर्म में, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जारी होती है। दैट मीन्स जब ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था और हमारे व्हीकल्स ज़्यादा नहीं थे, तो ये नेचुरल प्रोसेस थी जिसमें इन्होंने कंज्यूम किया, और जब ये डेड हुए तो इनकी नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में या ग्राउंड में चली गई। तो बैलेंस बना रहता था। आज की डेट में क्या है, थोड़ा हम ज़्यादा ही नाइट्रोजन पुश कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कंपेयर टू व्हाट वी आर कंज्यूमिंग। अब देखो जो ये डेड बॉडीज़ हैं, तो वो जब मर गई तो उनको क्या हुआ, ज़मीन के अंदर दफना देते हैं या दब जाती है। जब इनको दफनाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके सेल्स से बने होते हैं। सेल्स जो होते हैं, या बोले उनको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर जाते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं।
वो क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको खाते हैं और डिके करते हैं एंड दे फाइनली फॉर्म अमोनिया। एंड दिस प्रोसेस, जहाँ बॉडीज ये जो अंडरग्राउंड में बरीड बॉडीज हैं, जब वो डिके होती हैं, जो अमोनिया बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनियमफिकेशन, मीन्स अमोनिया बन रहा है, राइट। और जब अमोनिया बन जाता है, एक बार जब अमोनिया बनता है तो फर्दर और दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको नाइट्राइट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे हमने पहले पढ़ा साइकिल के अंदर, जब नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एक बार बन गए तो बहुत से नाइट्राइट्स कुछ बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और नाइट्रेट्स कुछ बैक्टीरिया प्लांट में फिक्स कर देते हैं या डायरेक्ट नेचुरल नाइट्रोजन बना देते हैं, प्योर नाइट्रोजन, वो डायरेक्ट एस्केप हो जाती है एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स कि जिन लोगों ने कंज्यूम की, वो अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टिंग और गिविंग देयर नाइट्रोजन आइदर टू द ग्राउंड और टू द एटमॉस्फेयर। और अल्टीमेटली ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है। यदि मैं इसको सिंपल फॉर्म में बोलूं तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन थी, वो बारिश में और बादलों से, बिजली की वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग हुई। कहाँ फिक्सिंग हुई? प्लांट्स के ट्रीज के अंदर। उन ट्रीज को हमने, जानवरों ने खाया, हमने खाया, प्लांट्स में आ गई। और आपने देखा होगा बहुत सी ये प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स की जो होती हैं, जो पू निकलती है, राइट, गोबर बोलो, उससे एक स्मेल आती है, राइट। वो स्मेल क्यों आती है? वो अमोनियाफिकेशन हो रहा होता है, क्योंकि उसका डिके होना शुरू होता है। सब चीज़ अमोनिया फॉर्म में बनती है, अमोनिया से नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं। और दैट मीन्स फिर वो नाइट्राइट्स की इनकी फिक्सिंग हो जाती है, तो नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, फिक्सिंग बोलते हैं। यहाँ फिक्स हो रहे थे पेड़ों में, कुछ डायरेक्ट ही निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, डायरेक्ट बाहर निकल गई नाइट्रोजन। सो तो ये क्या होता है, डी, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रिक से उससे डायरेक्ट ही बाहर निकाले होते हैं, तो डी नाइट्रिफिकेशन होता है। सो मीन्स एक तरफ तो हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं और एक तरफ नाइट्रोजन निकालने वाले बैक्टीरिया, तो दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्राउंड के अंदर काम करते रहते हैं। एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। सो अनदर इंपॉर्टेंट साइकिल इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल। और कार्बन यदि देखें, हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं एटम को? सी से। तो हमारी अर्थ में हम देखेंगे तो कार्बन इज प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। वो वेरियस फॉर्म में क्या होता है? दो ही तरीके होते हैं। एक फॉर्म को बोला जाता है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, खाली कार्बन है और कुछ भी नहीं है। कार्बन के बहुत सारे एटम्स को अरेंज कर दो तो वी विल हैव समथिंग, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड द एलिमेंटल स्टेट, द प्योरेस्ट फॉर्म। whereas द अदर फॉर्म क्या होती है? इन द कम्बिनेशन स्टेट, मीन्स कार्बन दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करके या कंबाइंड होके प्रेजेंट होती है अर्थ में। प्योरेस्ट फॉर्म में कार्बन जो होती है दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वन इज कॉल्ड द डायमंड, हीरा, और दूसरा फॉर्म होता है ग्रेफाइट, एकदम काला पाउडर, ब्लैक पाउडर। दिस इज वेरी गुड लुब्रिकेंट। दोनों कार्बन एलिमेंट ही हैं, मतलब उसमें एटम्स ही हैं खाली, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो एज अ रिजल्ट डायमंड जो होता है हार्डेस्ट हो जाता है, वेयर द ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट वन। ये एकदम बोला जाता है एकदम इसकी कॉस्ट एकदम सबसे महंगी चीज़ हो गई, ये सबसे सस्ती चीज़ हो गई। द ओनली थिंग इज हाउ द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन दैट दीज टू स्टेट्स। वेयर द कंबाइंड स्टेज में तो हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे यदि मिनरल्स में देखेंगे तो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सॉल्ट्स के अंदर ये इस फॉर्म में होती है, वहाँ पे भी कंबाइंड स्टेज में है। लाइफ फॉर्म्स में देखें तो हमारे अंदर कार्बन जो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन लाइक नाइट्रोजन। एंड प्लस जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, वेरियस एनिमल्स, उनके जो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन होते हैं, बेसिकली जो बॉडी का ढांचा होता है बाहर का और अंदर का, उसके अंदर भी कार्बन जो होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हड्डी हमारी मजबूत होती है ना, कैल्शियम खाओ तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर एक सॉल्ट बन गया, बढ़िया, तो उसमें फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स कि विद इन विच कार्बन इज देयर इन डिफरेंट थिंग्स, और लिविंग फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है। पर ये लिविंग फॉर्म में आई कैसे, ये अब हमको समझना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमको समझ में आ गई ये कैसे आ रही है तो वी कैन अंडरस्टैंड कार्बन साइकिल। और हमारी बॉडी में कैसे आती है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कोई भी ऐसी लिविंग फॉर्म जिसके अंदर ना क्लोरोफिल हो, तो क्लोरोफिल होता है एक टाइप का कंपाउंड है, केमिकल। यदि ये केमिकल आपके पास है, वो लिविंग फॉर्म है, प्लांट्स में तो होता है जिससे ग्रीन कलर होता है, इनका दिखता है। यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो उस एटमॉस्फेयर में, जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है ही,
यदि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और प्लांट में या लूज फॉर्म के अंदर जो भी लाइफ फॉर्म है उसके पास क्लोरोफिल है, तब सनलाइट की प्रेजेंट में जैसी सनलाइट आएगी तो वो क्या करेगी, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होकर क्या बना देगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब ग्लूकोज क्या होता है, किसी चीज को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जब थक जाते हो कहते हैं मम्मा ग्लूकोज दो, तो ग्लूकोज इज फुल ऑफ एनर्जी, तो प्लांट में एनर्जी आ जाती है। अब ये जो एनर्जी है हर प्लांट अपने तरीके से यूज करता है, राइट। प्लस एक और चीज होती है, बहुत बार क्या होता है जब बारिश होती है तो ये कार्बन पानी के साथ चला जाता है मिक्स होके, और क्योंकि इसमें प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो C6H12O6 is again a glucose molecules. Means carbon dioxide, water, if chlorophyll is present, it is again converted into glucose. तो मीन जड़ों से भी ग्लूकोज आ गया और सनलाइट से भी ग्लूकोज आ गया। इस वजह से क्या पेड़ खूब फलते फूलते हैं, उसको एनर्जी मिल गई। अब ये जो ग्लूकोज है, इसको जो है बहुत से पेड़ जो है कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कुछ चीज़ में, और बाकी चीज़ को वो अपनी एनर्जी के लिए स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है। तो पेड़ ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ग्लूकोज में कन्वर्ट की और अपना बढ़ता गया। फिर आ गए हम लोग, कौन, वही जानवर और इंसान, दोनों ने क्या किया, इस पेड़ को खा लिया। और जब इसके पेड़ के फल फूल खाए तो वो क्या हुआ, इस पेड़ फल फूल के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें कार्बन है, इस फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म है, ग्लूकोज फॉर्म है। तो वो हमारी बॉडी में आ गई, उससे हमें एनर्जी मिल गई। तो दैट मीन्स दिस इज हाउ द कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म। हम इनको खा ले रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते हैं तो उनके अंदर भी ग्लूकोज आ जाता है या कार्बन आ जाती है इनडायरेक्टली हम बोले तो दिस इज हाउ द कार्बन इज कंज्यूम्ड। बट यदि हम खाली कंजम्पशन करते रहे तो कार्बन कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वापस कैसे आता है, अब कार्बन रिटर्न हम कैसे करेंगे, रिटर्न करना भी इंपॉर्टेंट है। सो रिटर्न कार्बन कैसे होती है एटमॉस्फेयर में वापस, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं उससे जाती है वापस, कैसे जाती है वही बात करते हैं। एंड दूसरी प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ कंबशन। जब किसी चीज़ को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं वापस। हम इस ऑल लिविंग थिंग्स मोस्टली, राइट, लिविंग फॉर्म ज़्यादातर चीज़ें ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती हैं, वो कन्वर्ट करती हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन क्यों यूज़ करती हैं, अगर ग्लूकोज को बर्न करती हैं एनर्जी जनरेट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वेयर इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन, तो दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। वेयर इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, मतलब कोई पेड़ों में आग लगाया या चीज़ों में आग लगाया, या आज की डेट में हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, राइट। हम खाना बनाते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ को बर्न कर रहे होते हैं, कोयला जला रहे होते हैं, लकड़ी जला रहे होते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग जला रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वी आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, और कार्बन उसमें है ही चीज़ों में। जब लकड़ी को जलाएंगे तो बर्न होगी, दैट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से लाइक वाटर, कार्बन भी जो है रिसाइकल्ड हो जाती है बाय बोथ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज रेस्पिरेशन, और जैसे मैंने बताया फिजिकल इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो वापस जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। कार्बन साइकिल को सिंपल एक डायग्राम से समझाना है, दिस इज अ सिंपल डायग्राम। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आ रही है, पहले तो कंजम्पशन कर रहे हैं कुछ चीज़, फोटोसिंथेसिस से हुआ, वो फोटोसिंथेसिस से जो हुआ कहाँ गया, पेड़ों में आया, हमारी बॉडी में आया, जानवरों, पेड़ पौधों, घास में, सब में आ गया। जब ये चीज़ें मरी, जो जानवर मरे या पेड़ दबे, तो वो क्या हो गया, डेड ऑर्गेनिज्म से वेस्ट जनरेट हुआ, तो मीन्स ये ज़मीन में आ गए, या फॉसिल्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए ऑयल में। ऑयल से हमने क्या किया, उसको पुल आउट किया, फॉसिल से तेल निकाला, तेल से पेट्रोल बना लिया, गाड़ी चलाई, ये फैक्ट्री चलाई, उनसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट गया, फिर वो ऊपर पहुंच गया, राइट। सो इस तरीके से ये साइकिल जनरेट होती रहती है। बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं जो रात में जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ये भी होता रहता है। तो यह बहुत से पेड़ ऐसे हैं दिन में भी ना कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, राइट। तो ये दिस साइकिल कंटिन्यूस, बट इस साइकिल में एक प्रॉब्लम हो गई है कि अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस मीन्स ये फैक्ट्रीज और जो व्हीकल्स है ना, ये सब चीज़ पहले नहीं थी। जब पहले नहीं थी तो जो भी थोड़ा बहुत फोसल सी कोयला वोला हम जलाते थे वो बहुत कम जलाते थे, तो हमारा ये सिस्टम बैलेंस रहता था। अब क्या हो, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, तो सिस्टम हमारा क्या होता है, आसमान में ज़्यादा हमारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉग वगैरह स्मोक स्मोक ज़्यादा आने लगा है।
तो एज अ रिजल्ट वी आर रिटर्निंग मोर कंपेयर टू व्हाट वी आर कंज्यूमिंग एज ऑफ नाउ। तो हमको आगे समझना होगा और उस पर कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी होगी। बट दिस इज इन टोटली इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब यदि हम देखें ना लास्ट 50 ईयर्स के अंदर ही, सो कार्बन का जो परसेंटेज है ना ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सो लास्ट 50-60 साल में ही हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में डबल हो गया करीब करीब। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेज, मीन जो हमारे एटमॉस्फेयर की मेन गैसेज हैं। ये वो गैसेज हैं जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। ये ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर अनबैलेंस होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर घटने लगेगा। सो ग्रीन हाउस गैसेज में यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी क्लाइमेट क्या होगी, इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा फ्यूचर में। एंड द लास्ट साइकिल इज कॉल्ड द ऑक्सीजन साइकिल, क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और हाई, वन ऑफ द हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो इसको समझ लेते हैं। एंड ऑक्सीजन जो है पूरी दुनिया में इट्स वेरी अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ एलिमेंट आफ्टर नाइट्रोजन, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हमें जैसे मालूम है कि इट इज़ अराउंड 21% है एटमॉस्फेयर के अंदर। कंबाइंड फॉर्म में भी अवेलेबल है, एलिमेंटल फॉर्म में तो प्योर ऑक्सीजन है ही O2 के फॉर्म में, और कंबाइंड में भी अर्थ क्रस्ट के अंदर अवेलेबल है, लाइक एयर में भी अवेलेबल है, CO2 के फॉर्म में अवेलेबल है। खाली प्योर ऑक्सीजन भी है और CO कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर कैसे होती है, ज़्यादातर मेटल जो होते हैं जब भी ऑक्सीजन के टच में आते हैं तो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स हुए, सिलिकॉन्स, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, सब में क्या ऑक्सीजन आप देखोगे वो का आपको एटॉमिक ऑक्सीजन के एटम उसमें आपको जरूर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। सेम तरीके से जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, कार्बोनेट मीन्स कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैटी मीन्स इन सब के अंदर, दैट मीन्स अगेन लाइफ फॉर्म, ह्यूमन बॉडी सबके अंदर आ गया तो उसमें प्रेजेंट है। सो द साइकिल दैट मेंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। और ये साइकिल बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। और इस साइकिल को हम कैसे मेंटेन करते हैं, पहला कंबशन से। कंजम्पशन, कंबशन से क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वी आर कंज्यूमिंग। हम रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, अगेन वी आर कंज्यूमिंग। इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब हम कहीं फैक्ट्रीज से क्या हुआ नॉक्स जनरेट हो रहा है तो वहाँ नाइट्रोजन जो बन हुई ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुई तो नाइट्रिक ऑक्साइड मीन्स, सो वी आर कंज्यूमिंग। बट हाउ वी आर जनरेटिंग, जनरेट कैसे कर रहे हैं, जनरेट हम सिर्फ एक ही चीज़ से कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं या व्हीकल से हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये तीनों प्रोसेस से जो भी बन रहे हैं उनसे हम CO2 जनरेट कर रहे हैं, पानी जनरेट कर रहे हैं, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं। बट हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, थ्रू फोटोसिंथेसिस। मीन्स जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे वो सारे फोटोसिंथेसिस से, या वो ऑर्गन्स, ये वो लिविंग ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। एंड इट कन्वर्ट्स पार्टली इनटू क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और मोस्ट ऑफ देम इनटू ऑक्सीजन। ये एक साइकिल, सिंपल सी ऑक्सीजन साइकिल होती है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, तो अब धीरे धीरे पेड़ क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, सो वी विल हैव लैक्स ऑक्सीजन, दैट मीन्स अगेन इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, तो हमको प्रॉब्लम होना शुरू होगी, कम ऑक्सीजन होगी तो अनबैलेंस होगा। तो दिस साइकिल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ and is one of the natural resource for us. Now the last part of the chapter is the ozone layer. ओजोन लेयर को कैसे समझेंगे, ओजोन पहले होती क्या है, लेयर तो हमको मालूम है एक लेयर है किस चीज़ की, ओजोन से बनी हुई। तो हमको ऑक्सीजन तो मालूम है, किससे लिखते हैं O2 या बोलते हैं उसको ऑक्सीजन। उसमें क्या होता है, दो एटम्स ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए रहते हैं। वेयरएज ओजोन में क्या होता है, देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स, O3 से लिखा जाता है ओजोन, राइट। उसमें ऐसे 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम ऑक्सीजन जो है जुड़े रहते हैं। तो ये जो ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं O3, ऑक्सीजन बोलते हैं O2। बट ये जो मॉलिक्यूल होता है ना, ये जो होता है बड़ा हल्का होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, ओजोन तो जो है ऊपर चली जाती है हमारी, और ऑक्सीजन भारी होती है तो वो क्या होता है, नीचे आ जाती है। तो एटमॉस्फेयर में लकीली ये हल्का होने की वजह से ऊपर चला गया, और ऑक्सीजन भारी होने की वजह से हमारे नीचे नीचे एरिया में रहती है। इसलिए हम बोलते हैं जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन थिन, मतलब एयर थिन होती है, मीन्स ऑक्सीजन की कमी होती जाती है।
और ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ओजोन। एंड द गुड पार्ट इज, हल्की होने की वजह से ऊपर चली गई, नहीं जाती तो क्या होता, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। यदि हम ओजोन की लेयर में घुस जाएं तो थोड़ी देर में मर जाएंगे, राइट। पहली बात तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, ओजोन चाहिए नहीं थी, ऊपर से पॉइजनस गैस है। तो भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है कि हल्की चीज़ को ऊपर भेज दिया। एंड ऊपर क्या करती है ये, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बनाती है, और ये अच्छी खासी मोटी लेयर होती है, 2-3 किलोमीटर मोटी लेयर, राइट। ये जमीन से करीब 8 to 10 किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर की हाइट पे होती है, राइट। एवरेज एक लेयर है। ये लेयर क्या करती है, ओजोन की लेयर, जो सनलाइट से जो रेडिएशन स्टिल रिफ्लेक्ट होकर बहुत ही बाहर चले गए, और स्टिल बहुत सी अल्ट्रा वायलेट वेज होती हैं, हमने पढ़ा था ना अल्ट्रा वायलेट वेज, वो तो किसी चीज़ में पास हो जाती हैं। बट जब ओजोन के पास में आते हैं तो ओजोन के जो एटम्स होते हैं वो इतने मॉलिक्यूल इतने मजबूत होते हैं, बढ़िया होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसको नीचे आना ही देते हैं। बहुत ही मुश्किल से जो काम की अल्ट्रावायलेट रेज है वही आ पाती हैं। यूवीसी जो सबसे खराब होता है उसको तो बिल्कुल ही नहीं आने देते। दैट मीन्स जो अच्छे रेडिएशंस तो अंदर आ गए, मैक्सिमम रेडिएशंस को बाहर ही रोक देती है। एंड एज अ रिजल्ट यदि ये नीचे आ जाते तो हम लोग जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये रेडिएशन की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेज आने से क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्किन कैंसर हो जाएगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। सो फॉर अस ओजोन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ओजोन लेयर, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत सारे व्हीकल्स हम चलाने लगे हैं, एन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होती हैं हमारी, प्लेन बहुत हाइट पे उड़ने लगे हैं, तो क्या वी आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, प्लस इनको जो हमारे जो केमिकल्स हैं जो फैक्ट्री में बन रही हैं, हम बहुत सारा ना रिफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। रिफ्रिजरेंट मतलब फ्रिज के अंदर एक गैस यूज होती है, वो कौन सी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन के एटम्स मिलके एक गैस बनाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ज़्यादातर ना रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत जगह यूज होती है। और ये गैस क्या होती है, जो फॉर्म्स होते हैं ना घर के अंदर बहुत सारे, उन फॉर्म में भी यूज होती है उनको बनाने के लिए। और ये गैस इतनी खराब गैस होती है, और हल्की गैस होने की वजह से ये ऊपर उड़ती है, और ये ऊपर उड़ के क्या करती है, ओजोन को खा जाती है, बर्न कर देती है लिटरली। जब ये बर्न कर देती है तो ओजोन की लेयर में क्या होता है कि छेद हो जाएंगे। तो जैसे हमारे हमारे घर में यदि बेड पे सो रहे हैं, मच्छरदानी लगी हुई है, तो मच्छर अंदर नहीं आ सकते। और यदि उसमें छेद हो गया तो मच्छर घुस जाते हैं, तो रात भर नहीं सो पाएंगे, पचासों बीमारी हो जाती है, राइट, मलेरिया भी हो सकता है। सेम वे में फॉर अर्थ, ये हमारी एक मच्छरदानी है, एक लेयर है ओजोन की। यदि ये डैमेज हुई, कौन डैमेज कर रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। तो इसमें क्या होल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो होल जब हवा चलती है तो वो मिक्स, एक दूसरे का होल बंद भी होते रहते हैं, बट कभी कभी ज़्यादा गैस निकली तो वो जलते हैं। और प्लेन्स जब बहुत हाइट पे उड़ते हैं तो ये भी काफ़ी रिलीज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोपेलेंट मतलब पेट्रोल ऐसा होता है उसमें होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो वो भी और ख़राब करते हैं, क्योंकि ये तो और हाइट पे चले गए तो जल्दी पहुंच गए ऊपर। तो साइंटिस्ट ने क्या ना आज की डेट में सेटेलाइट में ओवर द ईयर्स 1980 से लेके वो ऐसे उसका ऑब्जर्वेशन करते जा रहे हैं, इस लेयर का। और स्पेशली जो हमारे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे उस पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस कम होता है विंड का। तो यदि वो वहाँ देखते हैं तो ये जो साइज है धीरे धीरे जो है हमारा जो होल है, वो ओजोन लेयर का बड़ा होता जा रहा है। एंड द साइज द मोर इट इंक्रीजेस, तो मोर अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए, ये एक टाइप ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं जो खराब वाले हैं, वो उसका पेनिट्रेशन अर्थ में बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे को आज की डेट में बहुत सारी कैंसर की बीमारियां होने लगी हैं, हमारी बर्न हो जाती है स्किन, क्योंकि वी हैव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। प्लास्टिक जो होती है, आप देखोगे प्लास्टिक को ज़्यादा दिन बाहर रखो धूप में तो वो क्या क्रैक हो जाती है, क्यों, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस उसको क्रैक अंदर तक उसको डैमेज कर देती है। So ozone layer is very important for us to survive, right? So this is all in this chapter. Thank you. So if you have any query or feedback, please suggest and please do write to us at milabintegration@gmail.com, and please like, share and subscribe it so that we can support you in a better way. Thank you very much. Namaste.